Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 2.3. So let's begin. आज के इस lecture में we'll cover the topic 2.3 entirely. In addition to that, हम कुछ value additions भी देखेंगे. So this lecture is definitely going to be a bit longer, maybe beyond 1 hour also. But I can assure you that you won't regret investing your time in this. सो सबसे पहले हम मैरिज और उसकी डेफिनेशन देन यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट मैरिज रेगुलेशन एंड लॉज. साथ साथ हम पढ़ेंगे एंड आई शो यू क्यों हम इन दोनों को इकट्ठे पढ़ने वाले हैं. देन विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैरिज और इसके बाद आपके फंक्शंस ऑफ मैरिज एंड डिफरेंट मैरिज पेमेंट्स के बारे में. ओके और इन्हीं के बीचों बीच आपको अलग अलग वैल्यू एडिशंस हैं, हम उनके बारे में भी एक एक करके पढ़ते जाएंगे. लाइक सम अमंग देम एज यू कैन सी मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे. कुछ सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एक्सोगेमी है, उसको भी डिस्कस करेंगे. देन डिविएशंस इन मैरिज, ओके, उसके बारे में करेंगे. एंड एक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइबल सोसाइटी, उसके भी अलग अलग कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, वेज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. देन अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है मैरिज के ऊपर, विल डिस्कस अपॉन दैट. एंड एट द एंड विल डिस्कस अबाउट द लिव इन रिलेशनशिप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Before I begin this particular lecture, I wanted to clarify one thing. Since these chapters like marriage, kinship, family, जो हम आने वाले lectures में subsequently पढ़ने वाले हैं, they are all related to the society. और ये आपके कल्चर को काफ़ी अच्छी तरीके से बताते हैं. सो वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सो आई विल बी कोटिंग many examples. So if you find any kind of an error or deviation from what is like actual the on ground situation, you can definitely quote that in the comment section, so that all of us can get benefited out of it. Okay, सो अब सबसे पहले हम मैरिज की बात कर लेते हैं. सो मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एट प्रेजेंट आपको ये बस मॉडर्न सोसाइटी का एक फीचर नहीं है, इट इज़ देयर सिंस लॉन्ग. आप अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की भी बात करें, उस टाइम में भी एक टाइप की ऐसी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती थी. एक्चुअली वो आज के जैसे मैरिज वाला सिस्टम होता था या नहीं, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड बिफोर एज वेल. ठीक है, और हम अगर मैरिज की प्रेजेंट डे में बात करें, सो जो एक बेसिक फंक्शन होता है दैट इज़ ऑफ प्रोक्रिएशन, वो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही है मैरिज का. बट अदर देन दैट ऑल्सो एक मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन प्ले सर्टेन रोल्स. और ये जो मैरिज होता है, दिस इज़ नॉट बिटवीन लाइक टू पर्सन ओनली, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स टू फैमिलीज. एंड दैट इज़ अ वेरी वेल अंडरस्टूड फैक्ट, क्योंकि मैरिज एक ऐसा टॉपिक है दैट वी ऑल नो एंड वी हैव ऑल सीन इन आवर सोसाइटी. सो इसके बारे में आई डोंट थिंक आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है. यू मस्ट बी लाइक एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है, सो अगर हम मैरिज साइकिल की बात करें, ऑल्दो ये आपको डायरेक्टली कहीं पे पूछा नहीं जाएगा कि मैरिज साइकिल क्या होती है, उसे बताए हु हैज़ गिवन इट. बट ऑल्दो आई फाइंड इट बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड बैरी डिम एंड माइकल ग्लिन. सो इन्होंने एक मैरिज साइकिल बताया था. सो बेसिकली आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी आइडियल सिचुएशन उन्होंने ली है. ज़रूरी नहीं है कि हर मैरिज इंस्टीट्यूशन इन्हीं साइकिल्स को क्रॉस करे और इन्हीं साइकिल्स के हिसाब से चले. सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि मैन की जो सेटिस्फैक्शन लेवल होती है विद द जॉब एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द मैरिज, मतलब जनरली आप देखेंगे सोसाइटी में व्हेन अ मैन स्टार्ट्स अर्निंग और लाइक इज एबल टू सस्टेन द फैमिली, देन ओनली दे स्टार्ट द फैमिली, राइट. और यहाँ पे मैं इसलिए जनरली बात कर रही हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही हैज़ टू डू द जॉब एंड द वुमन हैज़ टू बी एट होम एंड टेक केयर ऑफ द हाउस ओनली. ये होता है, लेकिन हाँ, एक जेनरिक सिचुएशन की हम बात करें तो सोसाइटी इसी तरीके से सोचती है और चलती है, वेयर द मैन हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फैमिली. ठीक है, तो एक मैन की जो सेटिस्फैक्शन विद द जॉब होती है वो इनिशियल स्टेजेस पे कम होती है बिकॉज उसने अभी अभी शुरू किया ही है काम करना. ठीक है, धीरे धीरे वो जो ग्राफ है वो बढ़ता जाता है बिकॉज व्हेन ही गेट्स मैरिड ही हैज़ अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ हिम हिज फैमिली. सो वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और धीरे धीरे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ये बढ़ती जाती है. वुमेन के केस की अगर हम बात करें, जो सेटिस्फैक्शन लेवल होती है विद द मैरिज वो बहुत हाई होती है एट द बिगिनिंग. ठीक है, और वो धीरे 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 घटती चली जाती है बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही और शी रियलाइजेज कि जो एक एक्चुअल उसकी सेल्फ बीइंग थी
एट द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज, वो धीरे धीरे कहीं वो फैमिली में घुलती मिलती चली जाती है और वो फैमिली ही उसकी एक तरीके से लाइफ बनने लगती है। एंड दैट इज़ वाई कम्स द एम्प्टीनेस सिंड्रोम। एम्प्टीनेस सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके बच्चे बाहर जाने लगते हैं, देन यू स्टार्टेड फीलिंग अलोन एट होम बिकॉज आपके जो पति है लाइक ही इज़ बिजी आउट मेकिंग मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन में बताया गया है। जनरली ऐसा होता है या नहीं होता है, यू कैन सी इन एंड अराउंड, ठीक है। देन मैरिज में हम जब दो लोगों की बात करते हैं, बिकॉज मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू पीपल, टू और मोर पीपल, हम देखेंगे आगे जो डेफिनेशन कहती है। लेकिन अभी जो जेनेरिक चीज़ हम मैरिज के बारे में जानते हैं उसके हिसाब से वी अंडरस्टैंड कि देर इज टू पर्सन हु कम इन टू अ यूनियन एंड दैट इज कॉल्ड अ मैरिज। सो इसमें दो लोगों के अलग अलग पैशंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, हॉबीज़ होती हैं। तो ये दो लोग जब साथ आते हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ काइंड ऑफ एन अलाइनमेंट इन देयर इंटरेस्ट। उनको आपस के एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझना होता है, उनके पैशन को अंडरस्टैंड करना होता है। देन ओनली दे कैन डेवलप इनटू अ सक्सेसफुल सोशल इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ जैसे हमने अभी जस्ट बात करी थी कि मैरिज इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोक्रिएशन बट ऑल्सो अबाउट हाउ यू यू नो मेक अदर्स फैमिली पार्ट ऑफ योर ओन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैरिज बस दो लोगों के बीच में नहीं होता है, दो फैमिलीज के यूनियन की भी हम यहाँ बात करें, ओके। सो ये जो पर्पस है पूरा का पूरा मैरिज का, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ सर्टेन फंक्शंस आपको मिलेंगे, ऑल दो फंक्शंस आपको डिटेल में पढ़ने हैं। लेकिन अगर हम कुछ सर्टेन फंक्शंस की बात करें तो एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इस मैरिज इंस्टीट्यूशन से अच्छी तरीके से निभाई जा सकती है, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट स्ट्रेचेज फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो जो कैजुअल रिलेशनशिप है उसमें आप इस चीज़ को शायद उतने अच्छे तरीके से ना कर पाए। So that considered to be one of the important factor or function of the marriage. Then social regulation of sexual competitions भी होता है, वो भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे मैरिज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाउ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टन मैरिजेस प्रिवेंट दी सच प्रैक्टिसेस, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेंडर डिविजन ऑफ लेबर, जैसा हमने मैरिज साइकिल में भी देखा दैट मैन इज गोइंग आउट फॉर द जॉब एंड वुमेन इज working at the home, taking care of the house and the family. Then assignment of individual to social groups and status. Of course marriage होता है, आप आज आपकी शादी हुई, देन आप किसी के चाचा मामा ताया मामा मामी बन जाते हैं, राइट। तो एक सोशल स्टेटस देने में भी मैरिज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन द फॉर्मेशन ऑफ इंटर ग्रुप अलायंसेज एंड एक्सचेंजेस। तो ये सर्टन फंक्शंस है जो एक मैरिज के इर्द गिर्द घूमते हैं और आते हैं, ठीक है। बट इन जो डिस्टिंक्ट फीचर होने के बावजूद, क्योंकि हम अभी तक जेनेरिक चीज़ों की बात करें, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग सोसाइटीज़ में मैरिज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और जो उनके मायने होते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैरिज की जो आपकी नज़रों में डेफिनेशन है that may be valid for some other society or some other people living in some other areas, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है, विल सी ये कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि वेरियस टाइप्स के मैरिजेस होते हैं, जैसे पॉलीगेमी होती है, पॉलीएंड्री होती है, जो हमने जेनरिक सुनी होती है। और जो अलग अलग टाइप्स के मैरिजेस हैं हम जब उसके बारे में देखेंगे तो देन यू विल सी लाइक देयर आर लाइक मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो शायद हम उसके बारे में उतना प्रेजेंट डे मॉडर्न सोसाइटी में सोचते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे वो सर्टेन तरीके से इलीगल भी मानी जाती हैं, बट किसी सोसाइटी में वो शायद आज भी प्रैक्टिस हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देन हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट के जो द्वारा दी गई डेफिनेशंस है अगर उसके बारे में बात करें, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस लॉट मैनी टाइम्स कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू मेंशन द डेफिनेशन गिवन बाय द सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। क्योंकि वो आपके आंसर को वेरियस देगा। जेपी मोरडॉक ने, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने मैरिज को डिफाइन किया था एज एन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन दैट इन्वॉल्व्स रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, आप इसको रट लें एंड यू शुड लाइक मेंशन इट जब आपको डेफिनेशन पूछी जाए। देन वेस्टर मार्क्सक ने एक फिनिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनके हिसाब से मैरिज एक रिलेशनशिप है एक या एक से ज़्यादा मेन का एक या एक से ज़्यादा औरतों के साथ। सो सी आपने जब जेपी मोरडॉक की डेफिनेशन देखी थी वहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन। उन्होंने एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी, एक जेनरिक डेफिनेशन दी थी। लेकिन वेस्टर्न मार्क्स ने आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज़ वन मैन टू वन और मोर वुमेन। मतलब इनके हिसाब से ये पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी की तरफ इशारा करे, ठीक है। विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और लॉ एंड इन्वॉल्व सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज in the case of parties entering the union in the case of children born out of it.
तो बेसिकली इनका जो रेवोल्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोक्रिएशन, लेकिन यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोगों से शादी करने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। देन विलियम एंड स्टीफन्स के हिसाब से ये सोशली लेजिटिमेट सेक्शुअल यूनियन है, बिगिन विद पब्लिक प्रोनाउंसमेंट, undertaken with the idea of permanence, assumed with more or less explicit marriage contract, which spell out reciprocal economic obligation between spouses and their future children. So here you can see जेबी मॉर्डॉक के, वेस्टर मार्क्स के और विलियम्स के तीनों के डेफिनेशन में काफ़ी अलग अलग डिफरेंसेस है। जहाँ एक जेंडरिक की बात कर रहा है, दूसरा पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री की तरफ इशारा कर रहा है, वहीं विलियम बता रहे हैं कि कैसे ये एक सोशली लेजिटिमेट सेक्सुअल यूनियन की तरफ इशारा करता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक रेसिप्रोकल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी अलग अलग डेफिनेशन है सबकी। सो दैट इज़ वाई हम ये आगे चल के देखेंगे कि वेदर द डेफिनेशन ऑफ द मैरिज फिट्स इनटू ऑल, मतलब वन साइज फिट ऑल अप्रोच वाला चीज़ मैरिज के अंदर काम करता है या नहीं करता है। One very important definition of marriage, especially from the Indian society perspective, was given by Kathleen Gore. So आप इस particular जो अभी हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं if you have to substantiate your answer regarding different forms of marriage. So इसके अंदर इन्होंने नायर कम्युनिटी के ऊपर एक फील्ड स्टडी की थी इन द पार्ट्स ऑफ केरला। नायर्स इज बेसिकली एन अपर कास्ट। सो इसके नायर के अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, अलग अलग कास्ट्स होते हैं। सो वी वोंट गो इनटू दैट डिटेल, वो हम अगर कभी बाद में कवर करना हुआ तो करेंगे। सो अभी के लिए विल स्टिक टू मैरिज। सो इनके अंदर जो मैरिज का डेफिनेशन होता है, जो एक जेनरिक हम डेफिनेशन जानते हैं, दैट इज़ द यूनियन एंड कोहैबिटेशन, को लिविंग, रेसिप्रोसिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको नायर में देखने को नहीं मिलेंगी। नायर की कम्युनिटी की जो बेसिकली आप एक और पिक्युलैरिटी है दैट इज़ दे आर मेट्रीलिनियल, ठीक है। और ये मेट्रीलिनियर पेट्रीलिनियर क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए मेट्रीलिनियर लाइक दे हैव अ लीनिएज फ्रॉम द मदर साइड, ठीक है। तो उनके यहाँ पे जो फैमिली होती हैं उसमें आपकी वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो हाउस होल्ड उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि मदर, डॉटर, सिस्टर। और जो डोमेस्टिक ग्रुप होता है उसमें मेल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि वुमेन के ब्रदर्स। यहाँ पे हस्बैंड का कोई रोल नहीं होता है एज सच, दैट इज़ व्हाट वी सी इन द कॉमन हाउस होल्ड, ठीक है, जो आप मॉडर्न आज के डेट में देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। ऑल्दो ये जो प्रैक्टिस है ये आज के डेट में प्रिवेलेंट नहीं है, इट वॉज प्रैक्टिस्ड वे बिफोर द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड आवर कंट्री। उस टाइम पे प्रैक्टिस हुआ करती थी, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सेटअप है और जो पूरा का पूरा फंक्शन है उनका मैरिज का, दैट गिव्स अस अ वेरी गुड इंसाइट अबाउट हाउ marriage is performed in a different way in different society and culture. So इनके अंदर बेसिकली जो गर्ल होती है व्हेन शी अटेन्स प्यूबर्टी, उस टाइम पे देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड संबंधम। ये एक टाइप से आप मान सकते हैं इट्स काइंड ऑफ एन मिनी मैरिज सेरेमनी जैसा। और इस संबंधम के दौरान एक पर्टिकुलर सेरेमनी होती है दैट इज टल्ली। सो इस टल्ली सेरेमनी में जो भी प्रोस्पेक्टिव आप कह सकते हैं ग्रूम्स होते हैं, दे टाई सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन द नेक ऑफ द वुमेन। और ये जो आप जनरल डेफिनेशन में आप कहते हैं मंगलसूत्र पहना देना और शादी हो गई इन लाइक टर्म्स ऑफ हिंदू सोसाइटी, वो नहीं होता है। यहाँ पे वो प्रॉस्पेक्ट्स तो बन जाते हैं दैट दे कैन बी इनटू सेक्सुअल यूनियन एंड दे कैन हैव अ चाइल्ड। और उस बच्चे को जो वो बॉय है ही कैन गिव हिज नेम टू द चाइल्ड, मतलब वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा, ही वोंट बी और शी वोंट बी द इलेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है। लेकिन जो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लाइक कोहैबिटेशन हो गया या इकोनॉमिक रेसिप्रोसिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड दैट पर्टिकुलर गर्ल कैन हैव सच रिलेशन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी नंबर ऑफ बॉयज़, मोस्टली 7 या 8 इतने नंबर के साथ भी वो रख सकती है। इट वोंट बी काउंटेड एज अ फिडिलिटी, जो कि जेनरिक सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा सकता है, ठीक है। और ये उसके पेरेंट्स को और किसी को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो पर्टिकुलर सेरेमनी होती है टल्ली की, इसके दो मेन पर्पसेस होते हैं। एक तो पहला कि आपके जो बॉय होते हैं अगर उसकी मृत्यु हो जाती है कभी, सो द गर्ल एंड द मे बी अगर उस टाइम पे उसके बच्चे भी हों फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉय, सो दे विल मॉर्न द डेथ, दैट इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा जो जन्म अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, उस बच्चे के जन्म के समय जो मिडवाइफ होती है उसकी जो फ़ी होती है एज अ काइंड ऑफ एन गेस्चर, वो उस बॉय के द्वारा पे की जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट मेक द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सेक्सुअल यूनियन ऑफ दैट बॉय एंड दैट गर्ल ओनली, ठीक है। सो ये पूरा डिटेल में ये जो टल्ली सेरेमनी है उसके बारे में आई हैव रिटन इट आउट हियर, इफ़ यू वांट टू रीड इट आउट यू कैन रीड इन डिटेल, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। सो अब ये जो नायर कम्युनिटी
में ये सारे प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको काफ़ी डिफरेंट और अलग मिलेंगे, इवन फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द इंडियन सोसाइटी एज वेल। ठीक है, और इनके जो राइट्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपको क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट दे रिफ्लेक्ट, दे इन्फोर्स अ मोरालिटी दैट परमिट ओपन सेक्सुअल रिलेशंस प्रोवाइडेड दैट दे आर कॉन्ट्रैक्टेड विद द लिमिट ऑफ कास्ट मेंबरशिप एंड अपहोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ हेरिडिटी प्योरिटी। यानी कि प्योरिटी के ऊपर ध्यान देते थे। वो जो बॉयज़ होते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स ग्रूम्स होते हैं, दे आर फ्रॉम द सेम कास्ट, वो नायर ऐसा नहीं है कि अदर कास्ट के होते थे, तो ये उन चीज़ पर ध्यान देते थे। बट ये जो मोरालिटी की बात होती है कि सेक्सुअल यूनियन विथ मेनी मैन, ये सारी चीज़ें परमिसेबल नहीं होती हैं, तो उस पर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी लिबरल था। एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फोकसिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन द कास्ट, एंड दे रिप्रेजेंट एंड अंडरस्कोर लॉन्ग टर्म अलाइंसेस अमंग localized matrilineages, which along with caste group constitute the core component of the society, and they underwrite the legitimacy and social status of the newly born child. So ये बहुत peculiar characteristics है, you can use it in as a case study in various questions depending upon, आप देख लीजिएगा जहाँ पे भी आपको लगे, तो you can definitely quote or use such examples। ठीक है, देन ये जो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन था, इससे जो कैथलीन गॉ ने डेफिनेशन दी थी, अब वो डेफिनेशन क्या है, लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दैट। तो इन्होंने बोला, मैरिज इज अ रिलेशनशिप established between a woman and one or more other persons, which provides that a child born to the woman under circumstances are not prohibited by the rule of relationship is accorded full birthright status common to normal member of the society or social stratum। सो आप यहाँ पे देखेंगे, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने देखा कि वन मैन और मोर वुमेन या मोर वुमेन विथ वन मैन, तो वहाँ पे पॉलीगेमी पॉलीएंड्री दोनों की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कैथलीन गॉ का फोकस है, दैट इज़ वन वुमेन विथ वन और अदर मैन। ठीक है, तो ये वाला फोकस यहाँ पे ज़्यादा है। और ऑल्दो हर एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन हैव अट्रैक्टेड गुड डील ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज ये एक बहुत ही पिक्यूलियर एग्जाम्पल है, आपको कहीं और दूसरी जगह अब तक तो ये देखने को नहीं मिला है। So that is why it definitely accorded some criticisms around the world, और दूसरे sociologist और anthropologist ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा, because they must have also studied the marriage of different societies। ठीक है, so लेकिन आप मान सकते हैं कि पर्टिकुलरली नायर्स में तो ये एग्जिस्ट करता ही। एज ऑफ नाउ आई बिलीव आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि मैरिज की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लाइक वन साइज फिट ऑल अप्रोच काम नहीं करता है यहाँ पे। सो हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस में भी देखा था, वी हैव ऑल्सो सीन इन द नायर का केस स्टडी, कि ये जो डेफिनेशन है ये आप ऐसा नहीं बोल सकते सब पे ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, और मैरिज एज अ सोसाइटी, एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वेरियस सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है, बट इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म। सो सम अदर एग्जाम्पल्स दैट यू कैन कोट इज ऑफ भील्स ऑफ राजस्थान। सो बेसिकली दे आर द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ राजस्थान। इनके यहाँ पे होली फेस्टिवल के दौरान एक पर्टिकुलर सेरेमनी होती है, जिसमें कि आप जो बेसिकली जो मेन होते हैं, दे कैन सेलेक्ट देयर पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक जागरी और कोकोनट को एक पेड़ पर लटकाया जाता है, और जो वुमेन होती है, दे फॉर्म द इनर सर्कल, बेसिकली दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द ट्री, और दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द जागरी एंड कोकोनट। और जो मेन होते हैं, दे फॉर्म द आउटर सर्कल, और जो भी मेन इज like able to tree pass the inner circle and get the jaggery and the coconut, he get the right to select the partner amongst those inner circle women। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ पार्टनर सिलेक्शन होता है, और ऑटोमेटिकली फिर उनकी शादी हो जाती है इवेंचुअली। ठीक है, तो आप इस तरीके का जो मतलब एक फॉर्म ऑफ मैरिज है, वो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे दैट यू कैन कोट, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन सब्सटेंटिएट योर आंसर। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप ये नायर वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक हाउ दे आर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज। Then now let's talk about some value additions. So Marston filter theory, Marston basically एक sociologist है। इन्होंने ये बताया था कि हाउ लाइक मेट सिलेक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, जो इवेंचुअली दैट लेड्स टू मैरिज।
Again, this is not directly related to the syllabus, but I am mentioning it so that if you have to enrich your answer somewhere and indirectly directly अगर आपको mention करना हो तो आप कर सकते हैं. तो see, marriage basically homogamy and heterogamy in terms of characteristics होती है. homogamy का मतलब हो गया कि अगर आप similar characteristics वाले इंसान के साथ शादी कर रहे हैं, so that is homogamy. एंड हेट्रोगेमी वो होती है व्हेन यू एंड योर स्पाउस डिफर्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स. बोलते हैं ना कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो हेट्रोगेमी वाला फंडा है, ठीक है. और होमोगेमी मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे है, लाइक बोथ लाइक रीडिंग बुक्स एंड बोथ लाइक टू स्पेंड टाइम इन अ पीसफुल वे. तो वो हो गया एक जैसे लोग. और हेट्रोगेमी में एक को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है एंड लाइक पीसफुल लाइफ जीना पसंद है, दूसरा इज लाइक वेरी एडवेंचरस, देन यू कैन से हेट्रोगेमी. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आपको किस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है. So, coming back to the topic, so heterogamous as well as the idea that one spouse has complementing not similar characteristic to the other. That is what I said, opposite attract वाली चीज़. So, अब हम मर्ल्स्ट्रेन फिल्टर की थ्योरी के बारे में बात करें तो इनके कुछ स्टेजेस होते हैं. पहले स्टेज में इट्स द फील्ड ऑफ एलिजिबल्स, यानी कि आप पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं. आप ये देखते हैं कि जनरल पॉपुलेशन में ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको शादी करनी होती है किसी से रैंडम से आप नहीं कर लोगे, ठीक है. यू नो कि अच्छा हमें शादी करनी है, तो यू फर्स्ट हैव टू डिसाइड कि आप इंडिया में करना चाहते हो या आप दिल्ली में करना चाहते हो, आप मुंबई के लोगों से करना चाहते हो. सो दैट इज़ हाउ यू सेलेक्ट सम फील्ड ऑफ एलिजिबल्स कि हाँ इन इधर ही के लोगों से मुझे शादी करनी है. दैट इज़ हाउ. देन द सेकेंड स्टेप इज़ लाइक प्रोपेनक्यूटी फिल्टर. सो ये आपको उस अवेलेबल जो ग्रुप है, चूजन ग्रुप है, उसमें से भी कौन सबसे आपके प्रॉक्सिमिटी में है, या मतलब आपसे मिलता जुलता या आपके चॉइसेस के अनुसार कौन है. यू विल देन कम्स टू दैट फिल्टर, ठीक है. आपने मान लीजिए एक रीज़न चूज़ कर लिया कि ठीक है मुझे पर्टिकुलरली गुजरात में ही शादी करनी है. अब गुजरात में भी अलग अलग रीजन्स होंगे, आपको उनमें से कहाँ काठियावाड़ में करनी है या अहमदाबाद से करनी है, किधर करनी है. दैट इज़ हाउ यू डिसाइड एंड यू चूज़. और देन कम्स दी अट्रैक्शन फ़िल्टर. अब ये अट्रैक्शन फ़िल्टर आता है, ठीक है आपने चूज़ कर लिया, आपने मैट्रिमोनियल साइट के हिसाब से देख लिया और चीज़ें पता कर लिया, किसी मिडिल मैन के हेल्प से आपने यहाँ तक आप 2 स्टेप तक आपने क्रॉस कर लिया. देन यू विल सी कि ओके अब अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हिसाब से है या नहीं, ठीक है, जो एक जनरल ट्रेंड होता है. दैट इज़ हाउ यू अप्लाई द अट्रैक्शन फ़िल्टर. इसके बाद आता है होमोगेमी फ़िल्टर. होमोगेमी फ़िल्टर में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि अच्छा आपने बराबरी का है नहीं इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें, या एजेस तो सिमिलर है. जनरली देखते ना, ऐसा तो है नहीं कि आपकी उम्र 25 साल हो रही हो और आपने 40 साल के वाले से शादी कर रही है. आई एम नॉट टेलिंग ये गलत है या सही है, ऐसा होता है और लोग करते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल ट्रेंड, ठीक है. तो आप सिमिलर एज देखते हैं, सिमिलर रेस देखते हैं, एजुकेशन भी आप चाहेंगे कि अच्छा ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. देन कंपैटिबिलिटी बेसिकली वैल्यू सिस्टम, इंटीग्रिटी, इन चीज़ों पे आप देखते हैं कि अच्छा हमारे विचार तो मिल रहे हैं नहीं इन सारी चीज़ों में. ऑल्दो ये जितने भी है दे आर लाइक वेरी जेनरिक पॉइंट. और आपने देखा होगा अगर आपके घर में किसी की शादी आपने ऑब्जर्व की होगी तो जनरली ये फिल्टर आप अनकॉन्शियस माइंड में लगाते ही रहते हैं. देन द सिक्स फिल्टर इज द ट्रायल फिल्टर. ट्रायल फिल्टर बेसिकली कमिटमेंट टेस्ट कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑल प्रीवियस फिल्टर्स, कि आप चेक कर लिया, ओके चेकलिस्ट डन, देन ओके थिंग्स आर गोइंग गुड. देन कम्स द फाइनल, नॉट फाइनल, सेमीफाइनल वाला डिसीजन फिल्टर. डिसीजन फिल्टर में आप देखते हैं कि फाइनल डिसीजन आपको जो लेना है वो आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है. द पर्सन इज काइंड ऑफ एन राइट टू यू और नॉट. जब आपने पूरी तरह से फाइनल कर लिया है देन कम्स द स्टेज ऑफ मैरिज. तो इसके पीछे भी बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं एज यू कैन सी इन दिस अपसाइड डाउन पिरामिड. तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं इन केस कहीं आपको लगे तो, ठीक है. Then talking about the laws and regulations of the marriage. See, remember in the first in the beginning of the lecture itself I told you कि हम laws और regulations of marriage को इकट्ठे पढ़ेंगे. तो basically आपके regulation के अंदर ये दिया गया है, ये prescriptive, preferential and proscriptive, ठीक है. तो हम इसको भी इसी के अंदर कवर करेंगे क्योंकि जो आपके लॉज ऑफ मैरिज है लाइक इंडोगेमी, एक्सोगेमी और आपके पैरेलल कजन, क्रॉस कजन, लेवरेट, सोरोरेट, अंकल नीज मैरिज, ये सारे आपके इनके हेडर के अंदर ही आते हैं. सो दैट इज़ वाई विल स्टडी बोथ ऑफ देम टुगेदर, ठीक है. एंड कुछ अदर रूल्स हैं जो कि हाइपरगेमी और हाइपोगेमीज होते हैं, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम वन बाय वन. सो सबसे पहले अगर हम प्रिस्क्रिप्टिव रूल की बात करें, एज यू कैन सी प्रिस्क्रिप्टिव रूल हम इसकी बात करें, यहाँ पे आपको इंडोगेमी और एक्सोगेमी आता है.
प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स है बेसिकली ये आपको ये बताते हैं कि आपको किससे शादी करनी है, ठीक है। यानी कि आपको मैरिजेस के डूज एंड डोंट्स के बारे में बताते हैं, और इन्हीं के अंदर दो टाइप ऑफ रूल्स आपको दिखेंगे, दैट इज एंडोगेमी या लॉज बोल रहे, इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, ठीक है। इंडोगेमी के अंदर क्या होता है दैट इट कंपेल्स द मेंबर ऑफ द ग्रुप टू मैरी विद इन द कास्ट, ट्राइब एंड रिलीजन, जिसको आप बोलचाल की भाषा में जनरली बोलते हैं कि आपको अपने ही कास्ट में शादी करनी है, सो दैट इज इंडोगेमी सिंपली इंडिया में जो आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंड कोनार्ड फिलिप कोटक ने बताया था कि जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंडोगेमी है दैट एग्जिस्ट इन द इंडियन कास्ट सिस्टम, ऑल्दो आपको मैं ये बता दूँ दैट इन 1949 दिस काइंड ऑफ एन discrimination based upon the caste was considered illegal, लेकिन फिर भी ये आज के डेट में भी जनरली प्रैक्टिस होता है, ऑल्दो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और कैसे फॉर्म ऑफ मैरिज आज की डेट में बदल रही हैं, बट या इट डू एग्जिस्ट टुडे इनफॉर्मल तरीके से अगर आप बोल ले तो, ठीक है। एंड द बिलीव दैट द इंटरकास्ट सेक्सुअल यूनियन लीड्स टू रिचुअल इम्प्योरिटी फॉर द हायर कास्ट पार्टनर हैज़ बीन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग द इंडोगेमी। एंड अगर आप दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन पेपर 1, तो हमें वर्ल्ड पर्सपेक्टिव भी जानना पड़ेगा। सो यानोमोमा इज़ एन एमेजोनियन, बेसिकली आपको साउथ अमेरिका के हैं ये ट्राइबल्स, इनमें आपको एंडोगेमस प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। एंड ये एक टाइप ऑफ क्रॉस कजन मैरिज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्रॉस कजन मैरिज क्या है विल सी इन डिटेल आगे चल के, लेकिन क्रॉस कजन से आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा कि ये अपने कजन्स की बात कर रहे हैं, और कजन्स की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वो तो उनके कास्ट के ही होंगे, ठीक है। तो दिस यानोमोमा ऑफ अमेजोनिया दे प्रैक्टिस दिस एंडोगेमी बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज स्केल पे आप कह सकते हैं, या फिर ये इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल पार्ट है। देन विलेज एंडोगेमी भी होती है कि इस गांव के ही लोगों की शादी यही आपस में होगी, तो विलेज एंडोगेमी ऑल्दो लाइक इट इज़ वाइड स्प्रेड, लेकिन आप अगर इसके डाइवर्जन में बात करना चाहें तो इग्बू जो नाइजीरिया के हैं, इनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन है दैट ये बिल्कुल भी विलेज एंडोगेमी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दे फॉलो विलेज एक्सोगेमी, यानी कि वो अपने विलेज में तो शादी करते ही नहीं है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन्ड आउट हियर, अदरवाइज आप इसको एक्सोगेमी वाले एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन कुछ रीजंस है बिहाइंड प्रैक्टिसिंग एंडोगेमी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं और उसके पीछे कुछ कारण ना हो, कुछ रेशनल तो ज़रूर होना चाहिए। सो बेसिकली इसके कुछ रेशनल्स आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके पर्टिकुलर ग्रुप होती है, जो पर्टिकुलर कास्ट होता है, दे सो सम काइंड ऑफ एन सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ और लगने लगता है या, बट हाँ सर्टनली आप एक पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम में इन चीज़ों को लेकर प्रेफरेंस देखेंगे। देन दे कीप द ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल इन ओरिजिनल फॉर्म, ऑफ कोर्स ये प्योरिटी वाला एंगल वहाँ पे आ जाता है। देन हाई रैंक एंड लो रैंक भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो ऊंची जात का है और नीची जात का है। देन रेशियल इंटरमिक्सिंग होगी और ये सारी चीज़ें होंगी, ये भी बहुत माना जाता है। देन रिलीजन जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हो सकता है उसमें भी डिफरेंसेस को वो अपनाना ना चाहते हैं, दैट इज़ वाई दे मोर प्रेफर टुवर्ड्स दी एंडोगेमी। ये भी हो सकता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कास्ट सिस्टम में या इवन रिलीजन में प्रैक्टिसेस बहुत अलग होते हैं रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। देन जोग्राफिकल बैरियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑल्दो आज की डेट में नहीं, लेकिन पहले, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि किसी को शादी करनी है दिल्ली में और वो बिल्कुल से केरला चला जाएगा, क्योंकि एक डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एटलीस्ट पहले, ठीक है। आज के डेट में तो आपने ऑनलाइन डेटिंग चैट और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इवन शादी.com पे भी आप डालोगे तो आपको इंडिया तो क्या, इंडिया के बाहर भी आप इजीली शादी कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप्स होने की वजह से दे डू प्रेफर कि हाँ ठीक है क्लोज कम्युनिटी में कर लेते हैं। एक्सोगेमी इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ एंडोगेमी, बट इट हैज़ अ मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। एक्सोगेमी के अंदर एक पर्सन को अपने किन और अपनी टेरिटरी में शादी करना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और ये आपको नॉर्दर्न इंडिया पॉपुलेशन में जनरली देखने को मिल जाएगा, और इसके पीछे भी बहुत सारे प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, लाइक वाई दिस इज सो। एमिली दुर्कम का कहना था कि दिस हैज़ सम रिलीजियस ओरिजिन, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था दैट इट इज अगेंस्ट द इंसेस्ट। इंसेस्ट बेसिकली एक तरीके का टैबू है अंडर विच you are not allowed to marry amongst the closest blood relatives like a brother and a sister, a father and a daughter, इस तरीके के जो मैरिजेस होते हैं दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द इंसेस्ट टैबू, ठीक है।
सो एमिली डॉर्कम का कहना था कि एक्सोगेमी इसके वजह से भी हो सकता है, लाइक टू प्रिवेंट इंसेस्ट, एक्सोगेमी को पिक्चर में लाया गया था. देन लेविस हेनरी मॉर्गन का भी पॉइंट ऑफ व्यू मोर लेस सिमिलर है. ठीक है, तो अगर आप रीजंस की बात करें कि एंडोगेमी प्रैक्टिस क्यों की जाती है, सो ऑफकोर्स किन मेंबर्स आर कंसिडर्ड ब्लड रिलेटिव्स, और ब्लड रिलेटिव्स के बीच में जो मैरिजेस होता है दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर इंसेस्ट, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन. दूसरा ये है कि अट्रैक्शन गेट लॉस्ट ड्यू टू द क्लोज रिलेशनशिप इन अ स्मॉल ग्रुप, और दूसरे बायोलॉजिकल रीजंस भी है बहुत सारे. वो हम आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम कवर करेंगे, बट अभी आप सोशल पर्सपेक्टिव से इतना जान लीजिए. ठीक है, लाइक दीज मे बी द टू रीजंस. और फॉर्म्स ऑफ एक्सोगेमी अगर हम बात करें, सो देयर आर लाइक वेरियस फॉर्म्स. वन प्रोमिनेंट अमंग दोज इज द गोत्रा एक्सोगेमी. हिंदू सोसाइटी में इफ़ यू नो देयर आर लाइक वेरियस गोत्रास, कश्यप होते हैं, गौतम होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे गोत्र होते हैं. और जनरली यू माइट हैव हर्ड एट योर होम दोज हु बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी कि आपको अपने गोत्र में शादी करना तो अलाउड नहीं होता है बिल्कुल. ठीक है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड समवट रिलेटेड टू द सेम एंसेस्टर. देन प्रवरा एक्सोगेमी. प्रवरा एक्सोगेमी के अंदर अगर आप किसी रिलीजियस सेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उस रिलीजियस सेंट को अदर फॉलोअर्स भी हैं, बहुत सारे उनके अदर फॉलोअर्स हैं, तो उनमें शादी इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, चाहे आप उनको जान रहे हो, आपके फ्रेंड हो नहीं हो, दो यू फॉलो द सेम सेंट, आप उनके आपने उनकी दीक्षा ले रखी है, सो यू बिलोंग टू दी सेम फैमिली, इसीलिए आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते. ठीक है. देन विलेज एक्सोगेमी. विलेज एक्सोगेमी हमने अभी थोड़ी देर पहले इंडोगेमी में देखा था हाउ इट इज़ अ डाइवर्जन. तो ये आपको मेनली ट्राइब्स ऑफ नागा, गारो, मुंडा, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, उनमें देखने को मिलेगा. देन नागा ट्राइब्स ऑफ आसाम इज डिवाइडेड इनटू खेल्स, एंड खेल इज द नेम given to the resident of a particular place, and the people of one khel cannot intermarry. So this is a very good example where you can present in case of exogamy. Then a pinda exogamy किसे बोलते हैं? पिंडा exogamy basically आपके पांडा या सपंदा जो भी है कि सेम parentage जिनके होते हैं, they cannot marry within themselves. ठीक है, so these are like some forms of exogamy. Then sociological theory of exogamy की बात करें, so again they are not directly related to the syllabus, but we are discussing about it so that if you need to mention you can mention it out. तो अगर हम exogamy की कुछ theories की बात करें, so one was given by Malinowski, जिन्होंने रोल थ्योरी दी थी. इसके अनुसार अगर क्लोज किन में इंटरमैरी अलाउ कर दी गई तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ एन रोल कन्फ्लिक्ट, एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. So, to understand this, let's take an hypothetical example. Suppose someone got married to the cousin, ठीक है, to his or her cousin. So, if you get married to the cousin, the one who used to be your uncle earlier will now become your father-in-law. ठीक है, so there will be a kind of a different role that he will assume. और similarly, आपका भी जो role है that will change to son-in-law or to daughter-in-law accordingly. ठीक है, so there will be a kind of a role conflict. To avoid this, as per Malinowski, exogamy came into picture. देन लेवी स्ट्रॉस, इनके हिसाब से अलायंस थ्योरी थी. सो इनका कहना था कि अगर हम क्लोज निटेड लोगों के बीच ही शादियां करेंगे, सो जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रोथ पर्सपेक्टिव है दैट विल बी वेरी लिमिटेड. आपने देखा होगा पहले राजा महाराजा दे यूज टू मैरी इन एंड अराउंड, बहुत सारे राज्य में वो जाके शादी कर लेते थे, संधि कर लेते थे, और थोड़ा सा राज्य डाउरी के अंदर ले लेते थे, और ऐसे उनका राजपाट बड़ा अच्छा खासा चलता रहता था. सो दैट इज़ वॉट सब्सटेंटिएटेड बाई दी लेवी स्ट्रॉस. ठीक है, कि ज़रूरी है हम एक्सोगेमी करें सो दैट हमारा जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, इंटरेक्शन है, अलाइंसेस है, वो फलता फूलता रहे. देन ये अगर हम एक पिक्चर को समझने की कोशिश करें कि आपका मैरिज प्रॉस्पेक्ट सोशल डिस्टेंस से कैसे इफेक्ट होता है. सो एज यू कैन सी, ये जो आपका एक्सोगेमस ग्रुप है, यहाँ पे जो आपका सोशल डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी लेस इन कंपेयर टू द आउटसाइडर, यानी कि ये जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स है यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेगा. देन इंडोगेमस ग्रुप में आप जाएंगे तो मैरिज प्रॉस्पेक्ट होते हैं बट थोड़े कम होते हैं इन कंपेयर टू द एक्सोगेमस वन. देन आउटसाइडर्स के साथ जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं इन कंपेयर टू ऑल थ्री, वो काफ़ी कम हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम. तो अगर आपको कहीं मेंशन करना हो, बिकॉज सी द पर्पस ऑफ द वैल्यू एडिशन इज नॉट टू बी कोटेड डायरेक्टली, बट हाँ अगर आपको इनडायरेक्टली कहीं पे पूछा जाता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस एग्जाम्पल्स. ठीक, दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द यानोमोमा ट्राइब्स सोशल डिस्टेंस रिलेशनशिप विद द फॉर द मैरिज. ठीक है, तो हमने देखा था इन द केस ऑफ एंडोगेमी that how Yanomama tribes practice cross cousin marriage.
तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए जो एंडोगेमस ग्रुप है उसका जो सोशल डिस्टेंस है दैट इज वेरी लेस इन कंपेयर टू दी अदर ग्रुप्स, राइट? दैट इज वॉट इज बीइंग शोन आउट हियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोइटी, विलेज, अलायंसेस। अब डोंट वरी ये मोइटी क्या है, विलेज, क्लैन, ये डिटेल में हमें आगे चल के पढ़ना है, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए लाइक मोइटी बहुत क्लोजेस्ट है, आपके विलेज के भी पहले पोजिशनिंग में मोइटी आएगा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही एंडोगेमस ग्रुप है और ये एंडोगेमस ग्रुप को ये प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। एंड देन इवेंचुअली वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे एनिमीज़ के साथ जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट है वो तो काफ़ी कम ही हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई दी आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है? तो ये वाला जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था ये एक जेनरिक सेंस है दैट एक्सोगेमस ग्रुप को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं देन एंडोगेमस, एंड देन वी प्रेफर द आउटसाइडर्स, ठीक है? बट इन केस ऑफ दी यानोमामा ट्राइब्स जो कि एंडोगेमस है बेसिकली, और बहुत ही रिजिड तरीके से एंडोगेमस है, दैट इज़ वाई दे फॉलो दिस ट्रेंड, ठीक है? सो रिमेंबर कि आपको जब एग्जाम्पल्स कोट करना हो तो कोट अकॉर्डिंगली, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने एक ही चीज़ देख के रखा है एंड यू प्रेजेंट इट एवरीवेयर. Now, talking about some other forms of marriages or laws of marriages, that is exoendogamy. अब ये exoendogamy क्या है? ये basically a kind of a mixing of both exogamy and endogamy है. तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं. सो रानीखेड़ा was is a village in India itself. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एंडोगेमी तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन एंडोगेमी के अंदर ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि दे मैरी अमंग दी सेम कास्ट, ठीक है? लेकिन वो एक्सोगेमस इस सेंस में होना चाहिए दैट वो उसी विलेज का नहीं होना चाहिए, वो किसी अदर विलेज का होना चाहिए, ठीक है? यानी कि कास्ट सेम हो, विलेज अलग होना चाहिए. तो इसकी वजह से जो रानीखेड़ा विलेज में है यहाँ पे 266 मैरिड वुमेन हैं हु हैव केम फ्रॉम अबाउट 200 डिफरेंट विलेजेस एवरेजिंग 12 से 24 माइल्स अवे. एंड जो ये 220 लोकल वुमेन हैं जो रानीखेड़ा की जो वुमेन होंगी, दे हैड गॉन टू 200 अदर विलेजेस. मतलब यू कैन सी 266 मैरिड वुमेन कहीं से आई हैं और जो उनकी 220 वुमेन्स थी वो वहाँ से कहीं और दूसरे 200 विलेजेस में गई हैं, यानी कि 400 विलेज से तो रिलेशनशिप यहीं इस्टेब्लिश हो गया. और इसकी वजह से जो एक्सोगेमस मैरिजेस हुए हैं, इसकी वजह से 150 हाउस होल्ड ऑफ द विलेज वर लिंक्ड विद 400 अदर विलेजेस. तो यू कैन सी ये नंबर एक्सपोनेंशियली कितना बढ़ सकता है, ठीक है? व्हेन यू प्रैक्टिस बोथ द एक्सो एंड एंडोगेमस. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल दैट यू कैन कोट फॉर मतलब राइटिंग अबाउट द एक्सो एंडोगेमस मैरिजेस, ठीक है? नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल एक्सोगेमी. रेसिप्रोकल एक्सोगेमी को आप एग्जांपल से यूँ समझ सकते हैं कि दो फैमिलीज़ हैं, दो फैमिलीज़ ने आपस में शादी फिक्स करी है अपने दो बच्चों की. तो अगर हो सकता है उस फैमिली में एक में लड़का और एक में और लड़की हो, तो वो इंटरचेंज भी हो सकता है, यानी कि दो भाई बहन इधर हैं एंड दो भाई बहन इधर हैं, तो आपस में उन दोनों की शादी हो गई, ठीक है? सो इसके पीछे जो लेवी स्ट्रॉस ने रीज़न दिया था, उन्होंने ये दिया था कि अगर इस तरीके से शादियाँ होती है तो जो रिलेशनशिप है दोनों फैमिलीज़ का आपस में, वो काफ़ी एफिनिटी से भरा होगा और काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि फैमिली में जितने भी लोग होंगे वो ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, क्योंकि उनका दोनों तरफ से ही एक रिश्ता बना रहेगा, ठीक है? सो बेसिकली ये रेशनल था रिगार्डिंग द रेसिप्रोकल एक्सोगेमी. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. तो सी ये जो डायग्राम्स हैं हम आने वाले जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पढ़ेंगे वी विल यूज़ दिस. तो फर्स्ट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू कि इसका पर्पस क्या होता है और हाउ डू यू ड्रॉ इट. तो आप जब भी यू ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सो दैट रिप्रेजेंट्स अ मैन, ठीक है? एंड व्हेन यू ड्रॉ ट्रायंगल और इवन अ सर्कल रिप्रेजेंट्स अ वुमेन. और अगर आप उसको यूँ क्रॉस कर देते हैं तो दैट मीन्स द पर्सन इज डेड, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बस ट्रायंगल के एग्जाम्पल से यूज़ किया है. अगर ये वुमेन में भी अगर आप क्रॉस लगा से दे तो दैट मीन्स द पर्सन इज डेड. अगर आप इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करें दैट मीन्स अनस्पेसिफाइड सेक्स. और अगर आप यूँ डबल डैश दे रहे हैं सो दैट इज मैरिज, ठीक है? एंड अगर आप इसको क्रॉस कर दे रहे हैं यानी कि डाइवोर्स हो चुका है. अगर आपने यू कनेक्टिंग यूज़ किया है तो दैट मीन्स वो सिबलिंग्स है आपस में. अगर आपने कनेक्टिंग इस तरह से हाइफन से यूज़ किया है सो दैट मीन्स वो ट्विंस है. और जो ईगो होता है यानी कि हम जिसके रिस्पेक्ट में सारा रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं उसको आप डार्क करके दिखा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईगो एक मेल को यूज़ किया गया सो दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग डार्क. अगर ये वुमेन होती तो आप सर्कल बना के उसको डार्क कर सकते हैं, ठीक है? सो ये एक सिंपल सा डायग्राम है. और जिन लोगों को ये डायग्राम अभी तक बनाना नहीं आता है डोंट वरी, इट्स अ वेरी इजी थिंग दैट यू विल बी एबल टू ड्रॉ. तो हम जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पढ़ेंगे विल स्टडी इन दैट वे ओनली, ठीक है? सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एग्जाम्पल हमने अभी बात की कि दो किन ग्रुप से, मान लीजिए एक फैमिली ए है दूसरी फैमिली इधर बी है.
ठीक है. सो दिस इज अ मैन, दिस इज अ वुमेन. यहाँ पे ऑल्दो इट्स अनदर डायग्राम, लेकिन आप मान के चलिए ये दोनों आपस में इनकी शादी हो रखी है, इनके दो बच्चे हैं. इनके दो बच्चे कौन है? इनका एक दो बेटा है. ठीक है, ये दो बेटा है और ये इनकी बहुएं हैं. सो यहाँ पे इनकी ये डॉटर इन लॉज है और ये डॉटर इन लॉ और इनके जो बेटे हैं ये उनके बच्चे हैं. तो अगर आप मान लीजिए ये जो इनकी डॉटर इन लॉ है और ये इनका बेटा है, देन दे बोथ हैव अ बॉय एंड अ गर्ल. ठीक है, और हम इस गर्ल को अगर ईगो मान के चलते हैं, यानी कि हम अगर इसके रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की देखें, तो इस गर्ल की शादी सिमिलरली ये जो किन ग्रुप था इसमें भी कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर था. देन इस गर्ल की शादी इस बॉय से हो गई और इस बॉय की शादी यहाँ पे इस गर्ल से हो गई और ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द रेसिप्रोकल मैरिज इज़. तो यहाँ पे आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अगर नहीं भी आई होगी तो आगे चल के हम ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रूल, दैट इज द प्रेफरेंशियल रूल और रेगुलेशन, आप जो भी बोल सकते हैं. तो सी प्रेफरेंशियल के अंदर आपके कितने आएंगे? पैरेलल कजन आएंगे, क्रॉस कजन आएंगे, लेवरेट, सॉरोरेट एंड अंकल नीज मैरिज. ठीक है, तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेफरेंशियल रूल का क्या मतलब है. तो प्रेफरेंशियल रूल की जब हम बात करें, सो द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू प्रेफर टू फॉर सर्टन कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव्स अदर देन अदर कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव्स फॉर मैरिज. यानी कि आप प्रेफर कर रहे हैं सिंपली एज इट इज. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि कैसे अलग पांच पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है कि अगर आपने करना है तो आप इन पांच ग्रुप्स में से किसी भी तरीके का मैरिज प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्दो अगेन ये यूनिवर्सल नहीं होगा, हो सकता है आपको किसी ग्रुप में ये टाइप ऑफ मैरिजेस दिखेंगे और कहीं पे नहीं दिखेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस कजन मैरिज. क्रॉस कजन मैरिज में बेसिकली क्या होता है, अगर दो सिबलिंग्स हैं उनके बच्चे जो हैं उनकी आपस में अगर शादी कर दी जाए तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस कजन मैरिज. ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट जो याद रखना है क्रॉस कजन मैरिज के लिए, जो सिबलिंग्स है दे शुड बी ऑफ अपोजिट सेक्स. ठीक है, यानी कि अगर एक मेल है मतलब भाई बहन उनके बच्चों की शादी. ठीक है, सो दैट इज़ क्रॉस कजन मैरिज. और ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारे ट्राइब्स है लाइक गारो, खासीज, कुकीज़, कार्बीज, ये सारे आपके क्रॉस कजन मैरिज प्रेफर करते हैं. देन वर्चुअली बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि नॉर्थ एंड सेंट्रल मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इवन पार्ट्स ऑफ साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका, साइबेरिया, इनमें भी हमको इस तरीके के प्रैक्टिसेस काफ़ी कॉमन मिलेंगी. एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट यानोमा ट्राइब के बारे में जो कि साउथ अमेरिका में अमेजोनिया में पाए जाते हैं. दे ऑल्सो प्रैक्टिस सच अ काइंड ऑफ मैरिज. ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे मेलेनेशिया जिसमें सोलोमन आइलैंड और आपके न्यू कैलेडोनिया ये सारे कवर होते हैं, पापुआ न्यू गिनी भी इसी के अंदर आता है. देन पॉलिनेशिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसमें ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं. ठीक है, देन क्रॉस कजन्स भी दो टाइप के होते हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं? वन इज पैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज एंड वन इज मैटर्नल क्रॉस कजन मैरिज. अब ये पैटर्नल क्रॉस कजन क्या है, मैटर्नल क्रॉस कजन क्या है, विल सी. सबसे पहले जो अगर फादर के सिस्टर के बच्चों के साथ बच्चों की शादी हो दैट इज कॉल्ड पैटर्नल. ठीक है, यानी कि अगर आप खुद को एज अ ईगो मान के चलें, देन यू कैन मे बी लाइक विजुअली एबल टू रियलाइज कि हम किससे बात कर रहे हैं. देन मदर के ब्रदर के बच्चों के साथ अगर शादी कर दी जाए दैट इज़ कॉल्ड मैटर्नल क्रॉस कजन. ठीक है, सो हम इसको अगर डायग्राम के हेल्प के से समझेंगे सो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, रिमेंबर हमने बात की थी, सो दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, दे बोथ आर मैरिड and then they have two children, one is a female and one is a male. So then this female got married to someone else, this male got married to someone else. She had two children, one is a female, one is a male. और ये जो इसका भाई है इसके भी दो बच्चे हुए, एक यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे एक मेल है. तो अगर इस फीमेल यानी कि जो इसके भाई की जो बेटी है उनकी अगर शादी कर दी जाए इनके बेटे के साथ, सो दैट विल बी कॉल्ड मैटर्नल क्रॉस कजन. सो मैटर्नल क्रॉस कजन में हम क्या बात कर रहे हैं? मदर्स ब्रदर चिल्ड्रन, ये मदर हैं और ये उनके ब्रदर हैं और उनके बच्चों की अगर शादी कर दी जाए सो दैट इज़ कॉल्ड मैटर्नल क्रॉस कजन. ठीक है, तो सिमिलरली आप पैटर्नल क्रॉस कजन का भी इसी तरीके से ड्रॉ करके देख सकते हैं. ठीक है, यू विल बी एबल टू डू दैट. देन जो कुछ आइलैंडर्स है ऑफ मेलेनेशिया, दे परमिट मैरिज ओनली विद द फादर्स सिस्टर्स डॉटर. यानी कि अगर आप इधर से मान के चले, सो दिस इज इफ दिस इज द फादर और फादर की जो सिस्टर है यानी कि
इनकी डॉटर के साथ ही बस वो मैरिज परमिट करते हैं, यानी कि इनकी डॉटर यानी कि ये, ठीक है, इनकी और इनकी शादी हो सकती है. दैट इज ओनली परमिटेड ड्यूरिंग इन दी आइलैंडर्स ऑफ मेलेनेशिया, सम ऑफ द आइलैंडर्स ऑफ मेलेनेशिया, ठीक है. सो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है दैट यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन कोट अकॉर्डिंग. छोटी सी चीज़ आपको और याद रखनी है इन द क्रॉस कजन मैरिज कि इनके दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. हमने टाइप्स बात कर ली, दो फॉर्म्स है. वन इज सिमेट्रिकल एंड अनदर वन इज एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल की अगर आप बात करें तो हाइपोथेटिकली अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपकी शादी अलाउड है विद द मामाज डॉटर, आपके मामा की जो डॉटर है उससे भी आप शादी कर सकते हैं, एंड आपकी बुआ की जो डॉटर है उससे भी कर सकते हैं, देन दैट इज सिमेट्रिकल. और अगर या तो आप अपने मामा की बेटी से शादी कर सकते हैं या आप अपने पिताजी की बहन की बेटी से शादी कर सकते हैं. दोनों में से अगर एक अलाउड है तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. ऑलराइट, सो आई होप ये दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल गया होगा. एंड इफ यू वांट टू डू द लाइन डायग्राम फॉर दिस एज वेल, यू कैन डू, थिंग्स विल बी मच मोर क्लियरर टू यू. सो हियर यू कैन सी, अगर एसिमेट्रिकल की हम बात करें, सो एसिमेट्रिकल में हमने क्या देखा, कहीं एक से अलाउड होती है, दोनों से अलाउड नहीं होती है. सो दैट इज व्हाट बीइंग प्रेजेंटेड आउट. अब इसके पीछे रेशनल भी तो कुछ ज़रूर होगा. सो बेसिकली इट्स टू बैलेंस द हाई ब्राइट प्राइस, क्योंकि पैसा तो फैमिली का फैमिली में ही घूम रहा है, राइट. गॉन ऑफ मध्य प्रदेश जो इस पर्टिकुलर क्रॉस कज़न को फॉलो करते हैं, क्रॉस कज़न मैरिज को फॉलो करते हैं, और वो उनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं दैट इज़ इन इंग्लिश कॉल्ड रिटर्न ऑफ मिल्क, ठीक है. कि शादी हो रही है एक फैमिली के अंदर, तो वो एक तरह से दूध का कर्ज चुका रहे हैं. ऑलराइट, देन पैरेलल कज़न मैरिज. अभी तक हमने क्रॉस कज़न मैरिज की बात की, इनमें हमने देखा दो सिबलिंग्स हु आर ऑफ अपोजिट सेक्स. लेकिन जब हम पैरेलल कज़न मैरिज की बात कर रहे हैं, यानी कि बोथ सिबलिंग्स और ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है. सो ये आपके कहाँ कहाँ पे प्रिवेलेंट है. सो बेसिकली आपको अरब वर्ल्ड में ये मिल जाएगा, और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉलो दिस प्रैक्टिसेस, और रियांग्स ऑफ त्रिपुरा, उनमें भी आपको ये प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट मिलेंगी. खुर्द्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न टर्की में ये पैरेलल कज़न मैरिज प्रैक्टिस की जाती है. सो अब सी, यहाँ पे दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल, एंड दे हैव टू डॉटर्स बेसिकली, ठीक है. हो सकता है इनके और भी बच्चे हो, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं कि इनके दो बेटियां हैं. इनकी दोनों बेटियों की शादी हुई, एंड दे बोथ हैव अगेन वन डॉटर एंड अ वन सन. और उसी तरह से इनकी जो दूसरी बेटी थी उनको भी एक डॉटर एंड एक सन है, ठीक है. सो इफ द सन ऑफ वन सिस्टर एंड द डॉटर ऑफ द अनदर सिस्टर गॉट मैरिड, तो इनको आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कज़न, ठीक है. ये मदर्स सिस्टर डॉटर की मैरिज हो चुकी है. ऑलराइट, देन इसके पीछे क्या रेशनल है. सो मैरिज अमंग द वुमेन इन मुस्लिम वर्ड्स आर ट्रेडिशनली इनहेरिट द प्रॉपर्टीज. परहैप्स टू कंट्रोल द प्रॉपर्टी डिवैल्यूएशन दे प्रेफर द पैरेलल कज़न मैरिज, ठीक है. क्योंकि अनलाइक द हिंदू लाइक रिचुअल्स और द रेशनल, ऑल्दो आपको हिंदुइज्म में भी प्रॉपर्टी राइट्स पे लड़कियों का हक है, बट मुस्लिम्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो पहले से ही दिया गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, सिंस द मुस्लिम वुमेन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज, तो वो जो कंट्रोल है प्रॉपर्टी पे इस्टेब्लिश करने के लिए, दैट इज़ वाई अगेन ये फाइनेंशियल मैटर आप यहाँ पे मान सकते हैं. और जो बिडविन्स ऑफ अरब है, दिस टाइप ऑफ मैरिज इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग देम, और ये नोमैडिक पीपल होते हैं, और इनके लिए जो मैरिजेस होती हैं बिटवीन द पैरेलल क्रॉस कज़न मैरिज, ये इनको हेल्प करती हैं, जो उनके मेल्स होते हैं उनको उन्हीं के बैंड में रहने के लिए, यानी कि वो बाहर नहीं जाते कहीं और. सी बैंड, ट्राइब्स, क्लैन, मोइटी जो हमने अभी देखा था, ये एक टाइप ऑफ पॉलिटिक और ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है. एज यू कैन सी, बैंड यहाँ पे है, देन ट्राइब्स, देन चीफ्सडम, देन स्टेट, यानी कि बैंड एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट आप मान सकते हैं. तो ये मानते हैं कि अगर ये एक ही फैमिली के अंदर शादी हो रही है, तो जो मेल्स हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंड, वो बाहर कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दी सिक्योरिटी रीजन्स एज वेल, ठीक है. तो आप ये बिडविन्स ऑफ अरब का एग्जाम्पल दे के ये पर्टिकुलर रेशनल कोट कर सकते हैं. देन सॉरोरेट. अब सॉरोरेट क्या होता है. सॉरोरेट में बेसिकली द पर्सन इज ऑब्लाइज टू मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ. मान लीजिए किसी की शादी हुई, और अगर आपने हम आपके हैं कौन मूवी देखी होगी, सो दैट इज बेसिकली द सॉरोरेट, ठीक है. सॉरोरेट में भी दो टाइप के होते हैं, वन इज द सीनियर सॉरोरेट एंड द जूनियर सॉरोरेट. और अगर आप उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो यू कैन सी द मेल मैरिड टू अ फीमेल, और ये जब इनकी इनकी जो शादी हुई, सो दे बोथ हैव 2 डॉटर्स, और इनकी एक डॉटर की जो शादी हो रखी थी, सी बेसिकली डाइड, बट ये बंदा तो अभी जिंदा है, तो इसकी शादी ये जो दूसरी बेटी है उनसे कर दी जाएगी.
तो अगर आप मान के चले दिस इज़ द सीनियर, दिस इज़ द एल्डर डॉटर, दिस इज़ द यंगर डॉटर, तो अगर इसकी शादी जूनियर यानी कि जो यंगर डॉटर है उससे हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड जूनियर सेरोरेट, ठीक है। अगर इसकी जगह पे पहले इनकी शादी इससे हो रखी होती है और ये शायद शी माइट बी डेड, तो अगर इस बंदे की शादी इससे हो जाती तो दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज सीनियर सॉरोरेट। ओके, आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दैट इज़ वॉट द सेम थिंग हैज़ बीन रिटन आउट हियर, ठीक है। और जो जूनियर सॉरोरेट है, इसके केस में आपको ये प्रैक्टिस कई जगह पे मिलेगी, इवन हिंदू में, मुस्लिम्स में, बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में जो इसको प्रैक्टिस करते हैं। और नॉर्थ अमेरिका आउटसाइड दी पॉपुलर एरिया इज़ ऑल्सो फाइंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वर्ल्ड। मतलब मोरलेस आपको दिख जाएगा, हमने मूवीज़ में ही देख ली, तो और भी जाहिर सी बात है आसपास भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। देन लेवरेट, लेवरेट भी बेसिकली यही चीज़ है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो वुमेन होती है शी इज़ ऑब्लाइज टू मैरी द ब्रदर ऑफ अ डिसीज्ड वाइफ, यानी कि डिसीज्ड हस्बैंड। सो हमने पहले वाले केस में देखा था वहाँ पे वाइफ की डेथ हो जाती है, बट लेवरेट के केस में हस्बैंड की डेथ हो गई, देन द वुमेन इज ऑब्लाइज टू मैरी द ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड, ठीक है। एज यू कैन सी दीज आर द पेरेंट्स, और इनके दो लड़के थे, इनके दो बेटे थे बेसिकली। तो इनके बेटे की शादी इस लड़की से हो रखी थी, देन द पर्सन अनफॉर्चुनेटली डाइड। तो जो ये इनकी जो डॉटर इन लॉ है, इफ़ शी मैरिड टू द यंगर ब्रदर, सो इस केस में यू विल कॉल दिस जूनियर लेवरेट, ठीक है। सो ये जूनियर लेवरेट इज सिमिलर टू जो हमने देखा था जूनियर सेरोरेट। उसी तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बस इंटरचेंजेबली मेल और फीमेल को आपको चेंज करना है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है आपको ऑस्ट्रेलियन, बिबिलिकल, हिब्रू और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कुकीज़, नागाज, कार्बीज, वेदास, चुकचीज ऑफ साइबेरिया, इन सब में देखने को मिल जाएगी। देन सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर एंड सीनियर, और जूनियर और सीनियर के केस में अगर आपको डिफरेंशिएट करके एग्जाम्पल लिखना है तो यू कैन राइट एज वेल जूनियर लेवरेज जो है ये आपको ऑस्ट्रेलियन, बिबिलिकल, हिब्रूज और नागाज, कुशाज में देखने को मिलता है। एंड देन सीनियर लेवरेज जो है ये आपको भूमिजाज ऑफ उड़ीसा, होज, पेनियोज ऑफ साउथ इंडिया और टर्क्स, मोंगोलॉइड्स, इनके अंदर ये प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट इज अंकल नीज मैरिज और एवनुकुलेट मैरिज भी इसको कहते हैं। एवनुकुलेट मैरिज में बेसिकली आप या तो ये ऐसा मान के चल सकते हैं कि किसी की शादी उसके मामा से कर दी जाती है या किसी की शादी उसकी बुआ से कर दी जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिलेट टू इट। और ये जो प्रैक्टिस है ये कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वेयर इट इज़ परमिटेड, लाइक नॉर्वे, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, इवन रशिया में भी ये सारे मैरिजेस लीगल है, राइट। यूनाइटेड स्टेट में ये परमिटेड है इन 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है। अब वो कौन से 2 स्टेट्स है नीड नॉट टू नो उतना ज़्यादा। और इस टाइप के मैरिजेस आपको बेसिकली रॉयल्टी या नोबैलिटी के केस में बहुत देखने को मिलेगा। आपने इजिप्शियन फेरोहा के बारे में सुना हो या क्लियोपाट्रा के बारे में सुना हो, सो दोज आर द फेमस एग्जाम्पल्स जहाँ पे एवनक्लेट मैरिज को प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है। देन ये टाइप ऑफ मैरिजेस आर इलीगल इन इस्लामिक सोसाइटी एंड आर प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम। इसलिए नोवेयर यू विल फाउंड कि ये जितने भी कंट्रीज हमने यहाँ पे देखा अदर देन मलेशिया, आपको ऐसे कोई कंट्रीज नहीं मिलेंगे वे यू विल सी कि वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है। Then this is how you can represent it with the help of line diagram. As you can see, here is the father, here is the mother. They both have 2 children. One is a girl and another one is a boy. ठीक है. So इस girl की शादी किसी और से हुई and she had 2 children. एक लड़का और एक लड़की, और इस लड़की की शादी अगर यहाँ हो जाती है so that you can say as an uncle niece marriage, ठीक है. That is how you can represent. और vice versa अगर आपको नेफ्यू और आंट का प्रेजेंट करना हो, यू कैन प्रेजेंट इट इन अ सिमिलर वे। अंडर द प्रोस्क्रिप्टिव रूल आपको ये बताया जाता है आपको किससे शादी नहीं करनी है, स्पेशली दैट केटर्स टू द ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। जैसे फादर एंड डॉटर की शादी नहीं हो सकती, मदर एंड सन की नहीं हो सकती, ब्रदर एंड सिस्टर की नहीं हो सकती। दीज आर ऑल प्रोहिबिटेड अंडर द इंसेस्ट टैबू। बट कुछ रॉयल नोबैलिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीक या हवाईयन रॉयल फैमिलीज़, और भी बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ है, दोज प्रैक्टिस
such a kind of an marriages between amongst the close blood relatives, ठीक है. And Telenesies of Ghana basically एक specific example है, that is why I'm mentioning. Telenesies of Ghana जो है they do not prescribe to the norm of incest taboo between the brother and the sister, ठीक है. मतलब उनके लिए brother and sister marriage is kind of an okay, but इसके अलावा कोई other kind of an relationship between the lineages is unpardonable. मतलब वो बहुत बड़ा पाप है, but हाँ भाई और बहन की शादी हो सकती है amongst the Telenesies of Ghana, ठीक है. एज यू कैन सी टिल नाउ वी हैव कवर्ड द प्रिस्क्रिप्टिव, प्रेफरेंशियल, प्रोस्क्रिप्टिव में इंसेस्ट टैबू आता है, दैट वी हैव कवर्ड. नाउ वी आर लेफ्ट विद द अदर रूल्स, दैट इज हाइपोगैमी एंड हाइपोगैमी, ठीक है. अब प्रोस्क्रिप्टिव में जैसे हमने बात की थी कि रॉयल्टी और नोबैलिटी में ये काफ़ी प्रैक्टिसेस होता है, तो हियर इज सम एग्जांपल्स, ठीक है. बहुत सारे एग्जांपल है, आप मेंशन कर सकते हैं. लाइक क्वीन एलिजाबेथ टू जो है और उनके जो हस्बैंड है प्रिंस फिलिप, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लाइक एटलीस्ट आज के डेट में और किसी को कुछ और रॉयलिटी के बारे में पता हो या ना हो, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में तो पता होगा. तो वो जो उनके हस्बैंड है प्रिंस फिलिप हु इज़ इन हॉस्पिटल दीज डेज, वो भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के सेकंड कज़न लगते हैं, ठीक है. और इन दोनों का आप लीनियज अगर ट्रेस करते जाएंगे, यू विल फाइंड किंग क्रिश्चियन जो डेनमार्क के थे, उनसे इनका दोनों का लीनियज निकल के आता है. देन हेसनबर्ग जो कि आपके ऑस्ट्रिया या स्पेन, पुर्तगाल, इनके जो रॉयलिटीज़ है इनमें भी इस टाइप के कल्चर को फॉलो किया जाता था, काइंड ऑफ इन रॉयल इंटर मैरिज यू कैन से, ठीक है. और इजिप्शियन फेरोहा का तो बहुत एक शाइनिंग एग्जाम्पल है. क्लियोपाट्रा के केस में उसने अपने भाई से शादी की है, अंकल से शादी की है, सो इसमें बहुत सारे चीज़ें कवर हो जाती है. लाइक अंकल नीज मैरिज वाला भी पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, एंड देन इंसेस्ट टैबू तो इसके अंदर कवर होगा ही होगा, ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है एज यू कैन सी. देन ये जो प्रैक्टिसेस है ऑफ द इंटर मैरिज अमंग्स द रॉयल फैमिलीज, ऑल्दो ये आज के डेट में प्रैक्टिस नहीं की जाती हैं, बट पहले के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, आई गेस, ठीक है. एंड इस टाइप के मैरिजेस को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है? सो बेसिकली ये एक टाइप की आप ये मानते हैं, दे प्रेफर काइंड ऑफ एन प्योर ब्लड, ठीक है. कि वो ये मानते हैं कि नोबैलिटी की जो ब्लड है दैट शुड नॉट गेट इंटरमिक्सड विद अदर्स, एंड दैट इज़ वाई दे फॉलो सच अ काइंड ऑफ एन थिंग्स. इन केस ऑफ हाइपरगेमी, जिसको हम हिंदी में अनुलोमा भी कहते हैं, इसमें अ वुमन ऑफ अ लोअर स्ट्राटा गेट मैरिड टू अ मैन ऑफ अ हायर स्ट्राटा. बेसिकली हम जो वर्ना सिस्टम बात करते हैं, चार जो डिविजन्स है वर्ना सिस्टम इन द हिंदुइज्म, ये उससे रिलेटेड है, ऑलराइट. और ये जो हाइपरगेमी है ये बेसिकली सोसाइटी में एक्सेप्ट कर ली जाती है इन कंपेयर टू दी हाइपोगेमी. हाइपोगेमी के केस में क्या होता है, अ हाई कास्ट वुमेन मैरीज अ मैन ऑफ अ लोअर कास्ट, ठीक है. ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और इसको हम हिंदी में प्रतिलोमा भी कहते हैं, ठीक है. सो दैट इज अबाउट द हाइपरगेमी एंड द हाइपोगेमी. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मैरिज. सी अभी तक हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मैरिज देखा, किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं अलाउड है, ठीक है. अभी हम टाइप्स ऑफ देख लेते हैं, कैसी कैसी शादियाँ होती हैं. सो इसमें अगर आप ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक मोनोगैमी होती है, एक पॉलीगैमी होती है. मोनोगैमी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, लाइक सीरियल मोनोगैमी एंड नॉन सीरियल मोनोगैमी. और पॉलीगैमी के अंदर आप फर्स्टली उनको सब डिवाइड करते हैं, पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनरी और पॉलीगैनाइनरी. सो बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर को हम पॉलीगाइनरी कहते हैं, ठीक है. देन पॉलीगाइनी के भी अंदर आपके सॉरल पॉलीगाइनी एंड नॉन सॉरल पॉलीगाइनी होती है, और पॉलीएंड्री के अंदर आपकी फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल होती है, ठीक है. एक एक करके हम इनको भी समझ लेते हैं. सो मोनोगैमी जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो सिंपल सा हम जेनरिक वे में अपने आसपास जो शादियाँ देखते हैं, दैट इज़ मोनोगेमी. एक लड़का और एक लड़की, उनकी शादी हो गई, दैट इज़ कॉल्ड मोनोगेमी. और वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम उनकी शादी चलती रहती है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. और इसके जो दो सब फॉर्म्स है, दैट इज सीरियल मोनोगेमी एंड नॉन सीरियल मोनोगेमी. एज यू कैन सी, सीरियल मोनोगेमी एंड नॉन सीरियल मोनोगेमी. सो सीरियल मोनोगेमी का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए एक इंसान ने किसी से शादी की एंड उसकी जो वाइफ थी वो एट पॉइंट ऑफ टाइम या तो उनका डाइवोर्स हो जाता है या तो वो शी माइट डाइड, ठीक है. तो उसने फटाफट से फिर दूसरी शादी कर ली, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन इज नॉट अलोन, ठीक है. उसने शादी कर ली, सो यू विल कॉल इट अ सीरियल मोनोगेमी. मतलब वो अकेला नहीं था, द पर्सन इज लाइक मैरिड टू समवन और दी एल्स. और ये आपको सिमैंग्स ऑफ मलाई फॉरेस्ट इन मलेशिया में मिल जाएगा. वहाँ पे वो एक टाइम पे एक ही वाइफ रखते हैं, लेकिन हाँ दे हैव लाइक वाइफ एट अ टाइम.
तो इसीलिए इट्स कॉल्ड सीरियल मोनोगेमी। और नॉन सीरियल की अगर बात करें तो इट इज़ वेयर अ मैन हैज़ अ सिंगल वाइफ थ्रू आउट द लाइफ, मतलब वो बोलते हैं ना लाइक काइंड ऑफ एन डिवोटेड टू लव, कि अगर वो चली भी जाए, उसकी डेथ हो जाए अनसर्टेनिटी की वजह से, तो इवन दो द पर्सन विल नॉट मैरी। ये आपको फिल्मों में अक्सर देखने को मिलेगा। देन पॉलीगैमी की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ मल्टीपल स्पाउस एट अ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे, मोनोगेमी में एक टाइम पे एक वाइफ, ठीक है, पॉलीगैमी पे एक टाइम पे अनेक वाइफ हो सकती हैं। सो ये आपको जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, जुडियो क्रिश्चियन बेसिकली एक टाइप ऑफ रिलीजन फॉर्म ही है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों को इंटरमिक्स आप बोल सकते हैं। तो इसमें किंग सोलोमन को मेंशन किया गया है। सो ही हैज़ मोर देन 700 वाइफ्स, मोर देन 700 वाइफ्स, यू कैन थिंक अबाउट इट। और इस पॉलीगेमी के भी बेसिकली तीन सब डिविजन्स होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, पॉलीगाइनी। और पॉलीगाइनी के भी अंदर दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब पॉलीगाइनी क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। पॉलीगाइनी का मतलब है कि एक मेल की मल्टीपल वाइफ हो एट अ टाइम, ठीक है। और ये आपको नागा, बाइगास, गोंड, इन सारे ट्राइब्स में पॉलीगाइनी देखने को मिलेगा। देन इसके जो दो टाइप्स है, वन इज सॉरल पॉलीगाइनी एंड वन इज नॉन सॉरल पॉलीगाइनी। सॉरल पॉलीगाइनी के अंदर बेसिकली जो वाइफ्स होती हैं, दे आर लाइक सिस्टर्स, ठीक है। वो अगर 4 सिस्टर्स थी तो 4 सिस्टर से किसी एक बंदे ने शादी कर ली, दैट इज कॉल्ड सॉरल पॉलीगाइनी। और ये आपको अंडमान के ट्राइब से मिल सकता है, कनिकर, उराली ट्राइब्स ऑफ केरला, इनमें देखने को मिल जाएगा। नॉन सॉरल पॉलीगाइनी की बात करें तो इसमें जो मल्टीपल वाइफ्स होती है, दे मे नॉट बी सिस्टर्स, हो सकता है वो अलग अलग घर से आई हों, अलग अलग खानदान की हों, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे देखें कि पॉलीगेमी लीगल कहाँ कहाँ पे है, बिकॉज पॉलीगेमी तो एज यू नो कि ऐसा नहीं है कि सभी जगह अलाउड है। लाइक इन केस ऑफ अगर हम इंडिया बात करें तो इलीगल है, लेकिन क्रिमिनलाइज्ड नहीं है, ठीक है। और अगर हम और दूसरे जगहों की बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो सहारा का इलाका है, सब सहारन इलाका, वहाँ पे, और अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द पार्ट, वहाँ पे आपको ये परमिशन और प्रैक्टिस अलाउड है ऑफ द पॉलीगेमी। देन पॉलीएंड्री की बात करें, पॉलीएंड्री इज काइंड ऑफ एन अपोजिट टू पॉलीगाइनी, जिसके अंदर एक वुमेन हैज़ मल्टीपल हस्बैंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने पढ़ रखा हो द एपिक महाभारता, तो देयर यू विल सी द्रौपदी हैज़ 5 हस्बैंड्स एट अ टाइम, ठीक है। सो दैट यू कैन कॉल एज अ पॉलीएंड्री। और ये भी पॉलीएंड्री इज अ पार्ट ऑफ फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में जब वो जो हस्बैंड्स होते हैं ऑफ वन वाइफ, दे आर ब्रदर टू, दे आर ब्रदर्स। और नॉन फ्रेटर्नल जब वो ब्रदर्स नहीं होते, ठीक है। तो एक महाभारत का एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं। दूसरा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे भी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। और अदर देन सिरमौर भी बहुत सारे ऐसे माउंटेनियस रीजन्स में, बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट, वहाँ पे पॉलीएंड्री, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। और इसका बेसिक रीज़न एक इकोनॉमिक ही रहता है, बिकॉज लैंड वहाँ पे बहुत ही छोटे और फ्रैगमेंटेड होते हैं, तो उसको फर्दर सब डिवाइड करने से अच्छा है दे मैरी टू अ सिंगल वुमेन, और वो उसी तरह से अपनी गृहस्थी चलाते हैं ताकि फैमिली के लैंड का और बंटवारा ना हो, ठीक है। और हियर यू कैन सी, मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ मैरिजेस यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पॉलीएंड्री में क्या था, देयर आर 2 men और दे मैरिड टू अ सिंगल वुमेन, और ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको शो करना, यू कैन शो इट इन दैट वे ओनली। पॉलीगाइनरी इज बेसिकली पॉलीगामी और पॉलीएंड्री दोनों का एक मिक्सचर है। और इसमें एक मैन की मल्टीपल वाइफ्स हो सकती हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स भी हो सकते हैं एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, ठीक है। सो बेसिकली दे को एग्जिस्ट। देन पॉलीएंड्री आपको नेचर में मिल जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में इसके कोई प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपको एज सच दिखेंगे नहीं। इट मे हैव बीन प्रैक्टिस्ड, बट हाँ, आपके कोई कोटेड एग्जाम्पल कहीं आपको नहीं मिलेंगे। देन पॉलीगाइनरी आप नेचर में बात करें तो बहुत सारे ऐसे फॉनाज हैं, दोज हु प्रैक्टिस इट, as some of them you can mention as dusky pipe fishes, European badgers, red foxes, ये सारे हैं, African ground squirrels, ये सारे ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। देन इसी का एक सिमिलर वर्जन है, दैट इज़ ग्रुप मैरिज ओनली। लेकिन इसके अंदर आप जो 3 और मोर अडल्ट एक सेक्सुअल अफेक्शनेट और रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, फॉर शॉर्ट और लॉन्ग पार्टनरशिप जैसे भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये फाइनेंसेस, रेसिडेंस
और किन वर्क ये सारी चीज़ों को शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो इसे एक टाइप ऑफ पॉलीगैमी भी आप बोल सकते हैं या मिक्सचर ऑफ दोज भी आप कह सकते हैं। फिक्टिव मैरिज बेसिकली ये होता है जिसमें आप लीगल मैरिज तो करते हैं लेकिन यू डू इट फॉर सम पर्पस ओनली, ठीक है। बहुत सारे लोग होता है फॉर द इमिग्रेशन पर्पस दे कैन मैरी समवन। कुछ ऐसे मूवीज भी थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट या देयर वर सम। सो दैट इज कॉल्ड फिक्टिव मैरिज। देन गोस्ट मैरिज की बात करें, सो गोस्ट मैरिज एक पर्टिकुलरली ट्रेडिशन है जो आपको ट्राइबल सोसाइटी में दिख जाएगा। सो न्यूअर्स दे प्रैक्टिस सच अ फॉर्म ऑफ गोस्ट मैरिजेस, जिसमें कि अगर एल्डर ब्रदर की डेथ हो जाती है, सो द यंगर ब्रदर गेट मैरिड लाइक इन ऑन द बिहाफ ऑफ द एल्डर ब्रदर, और जो उनसे बच्चे होते हैं दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द डिजीज ब्रदर, ठीक है। सो गोस्ट मैरिज आप लिवरेट के केस में भी देख सकते हैं, बोथ आर सिमिलर। बस हाँ, टर्मिनोलॉजी की थोड़ी सी डिफरेंसेस है कि पर्पस क्या रहा। पर्पस यहाँ पे एक ऑफ स्प्रिंग जो कि उस जो बड़े भाई था उसी का बच्चा कहलाएगा। सो दैट इज वॉट द गोस्ट मैरिज इज ऑल अबाउट, ठीक है। ये आपको चाइना में काफ़ी जगह प्रैक्टिस करने हुए दिख जाएगा, लाइक सच अ काइंड ऑफ इन मैरिजेस। देन डिविएशन इन मैरिज की बात करें, तो डिविएशन अभी तक तो हमने जितनी बात करी थी दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। लेकिन अगर हम एक मैरिज के अलावा भी देयर काइंड ऑफ एन लाइक इंटीमेट रिलेशनशिप दैट कैन एग्जिस्ट, दैट हेल्प्स यू इन यू नो इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, तो उसके अंदर आपके लेस्बियंस एंड गे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ठीक है। लाइक LGBT कम्युनिटी दे आर लाइक मोर इन द न्यूज़ रिसेंट डेज में, और इसी की वजह से देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जैसे UPSC ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पूछा, दे माइट समडे आस्क यू अबाउट दी LGBTQ और लेस्बियन और गे रिलेशनशिप्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट इज गिल शेफर्ड, इन्होंने फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप को स्टडी किया था अमंग्स दी स्वाहिली मुस्लिम्स ऑफ केनिया, एंड देयर ही फाइंड कि वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लोगों को बिल्कुल इससे भी प्रॉब्लम नहीं है दैट इफ इट इज़ अ सेम सेक्स रिलेशनशिप और नॉट, पीपल देयर आर काइंड ऑफ एन ओके विद इट, ठीक है। और वहाँ पे वुमेन को अलाउड होता है दैट दे कैन चूज अदर वुमेन एज दी सेक्सुअल पार्टनर आफ्टर इवन आफ्टर दे आर लाइक मैरिड, कि उन्होंने जो एक सामाजिक तौर पे होती है शादी जैसे की जाती है फॉर अ मेल फ्रॉम अ मेल टू अ फीमेल, ठीक है, उस तरह से उनकी शादी हो जाती है, बट इवन दो दे कैन हैव सच अ काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप विद अदर वुमेन दैट दे लाइक, सो दैट इज काइंड ऑफ एन लीगल ओवर देयर। और इसी की तरीके की आप देखेंगे कि अमेरिकन स्टेट्स लाइक ईवा, मैसेच्यूसेट, न्यू हैम्सफेयर, यहाँ पे जो इंडियन ट्राइब्स रहते हैं दैट इज क्योंकि ट्राइब्स ऑफ ओरेगन, उनमें भी इस तरह के मैरिजेस के लिए लॉ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इट्स नॉट एट ऑल अ टैबू आउट देयर, वहाँ पे इस टाइप के मैरिजेस अलाउड हैं, ठीक है। देन कनाडा में भी सिविल मैरिजेस एक्ट बिकेम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट सेम सेक्स मैरिज, और नेपाल में भी एज यू माइट नो वहाँ पे भी सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है, ठीक है। इंडिया में अभी तक सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड नहीं है, ऑल्दो LGBT कम्युनिटी को लेके जो लॉ पास किया गया है उसके अंदर मैरिज वाला जो प्रोविजन है दैट इज़ नॉट क्लियर, और आप देखेंगे कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस भी चल रहे हैं रिगार्डिंग दैट ओनली, ठीक है। तो इंडिया में तो आप कह नहीं सकते। और इवन ग्रीक माइथोलॉजी में भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा ऑफ अपोलो एंड Hyacinthus, where you can see they both were men and they were in a kind of a relationship. So that is what you can mention out here, कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं कि कैसे इन विच कंट्री व्हाट काइंड ऑफ एन कल्चर दैट एग्जिस्ट रिगार्डिंग लाइक गे और लेस्बियन मैरिजेस, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर, सो दिस माइट एक्ट एज अ फॉर्डर पॉइंट फॉर यू। देन हम डाइवोर्स की अगर बात करें, सो डाइवोर्स एक सिचुएशन होता है वेयर द हस्बैंड एंड द वाइफ सेपरेट एंड गिव्स अप द वोज ऑफ द मैरिज, दैट इज व्हाट द सिंपली डाइवोर्स इज, ठीक है। अगर आपको इसको भी रिप्रेजेंट करना हो तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग द लाइन डायग्राम, जैसे कि हमने देखा था। और डाइवोर्स ऑल्दो इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स एज मैरिज, बट स्टिल इट इज लुक डाउन ऑन मेनी सोसाइटीज, more so in the case of wives in the patrilineal society. So of course social taboo attached होता है डाइवोर्स लेने पे, ऑल्दो इट्स लीगल, बिकॉज एज वी नो कि इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ अ पेनफुल रिलेशनशिप देन टू स्टे इन टू इट। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि समाज में इसको लेके जो धारणा है डाइवोर्सी, और खासकर वुमेन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड। Talking about the function of the marriage, you can broadly categorize into some buckets like biological function, economic function, social function, right?
सो बायोलॉजिकल फंक्शन में फॉरमोस्ट आपका आता है टू ऑफ प्रोक्रिएशन, राइट, to bear a child, to raise a family. So that is what the main reason is. And also to put some rules and regulations on the sexual behaviors. So ये भी एक बहुत important role play करता है मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. देन इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें, तो एक मेन और वुमेन दोनों आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर हाउस होल्ड रन. ठीक है, एक आदमी अकेला घर नहीं चला सकता चाहे वो कितना भी कमा रहा हो. एक औरत घर अकेले नहीं चला सकती चाहे वो घर का कितना भी काम कर रही हो. सो आई एम टेकिंग अ जेनरिक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि औरत बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, बट हाँ जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, सो अगर दोनों का ही जो रोल होता है टू रन द हाउस होल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर आप कह सकते हैं, दैट वर्क्स आउट. ठीक है, कि हर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दैट इज़ वाई द हाउस होल्ड स्मूथली फंक्शंस. देन सोशल फंक्शन की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे सोशल सैंक्शंस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं दैट नर्चर आउट ऑफ द दिस यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन. ठीक है, आप देखेंगे स्पेशली हिंदी सोसाइटी के अंदर जो शादी होती है, फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे शादी शुदा जोड़े का कुछ रिचुअल्स होता है दैट दे हैव टू परफॉर्म. सो दिस यू कैन कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ द सोशल फंक्शन. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप देखेंगे विडोड या डाइवोर्सिस अलाउड नहीं होती है, देयर ओनली द मैरिड वुमेन इज अलाउड आउट देयर. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं दे सर्व्स एज द सोशल फंक्शन ऑफ द marriage. Then, now talking about that, do you think marriage as a social institution is losing its relevance in the society? Because अभी तक तो हमने बात कर ली अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिजेस की, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू मैरिज की, लेकिन क्या जो आज की प्रेजेंट डे सोसाइटी है, लाइक मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज इट लाइक काइंड ऑफ ए नेसेसरी? क्योंकि जो हमने फंक्शंस देखे और जो हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, तो क्या वो फंक्शंस आप आउटसाइड द मैरिज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? लेट्स ट्राई एंड गेट सम इनसाइट्स इनटू इट. ठीक है, सो अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करना हो, ऑल्सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन आंसर आउट हेयर, बट अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के मेंशन करने हो तो सी, टू आंसर सच अ क्वेश्चन यू कैन कैटेगराइज इट इन टू वे. सबसे पहले तो आप उसके इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं, मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जो हमने अभी तक जो भी फंक्शंस और जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसका अल्टरनेटिव्स दिखा सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. सी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की आप बात करें, तो जाहिर सी बात है इसमें दो लोगों का यूनियन हो रहा है, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली एज वेल, सोशली एज वेल. वो एक नहीं दो परिवार जुड़ रहे हैं. तो दीज आर द थिंग्स कि आप एक बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और दूसरी ये कि जो बच्चे होते हैं, लाइक द सिंगल पेरेंटिंग, वो काफ़ी मुश्किल होती है, और जो उससे बच्चे होते हैं दे गो थ्रू लाइक सो मैनी थिंग्स. सो दैट इज़ वाई वहाँ पे एक फादर एंड मदर दोनों का रोल आ जाता है, एंड फॉर दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं ऑफ लिविंग टुगेदर, वो भी इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन एज मैरिज इज़ गुड इन कंपेयर टू लाइक इफ़ यू आर लिविंग यू नो अलोन, और वो सारी चीज़ें. और मेंटल वेलबींग के लिए भी अच्छा होता है. आप ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. आई एम जस्ट लाइक गिविंग यू, ट्राइंग टू गिव यू सम आइडिया. ठीक है, देन अगर हम बात करें कि अब ये तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली कि इंपॉर्टेंस है, अच्छी चीज़ है, ओके फाइन. देन क्या ये बस मैरिज में ही पॉसिबल है? तो सी, आज के डेट में हम अगर मैरिज को बात करें, कोहैबिटेशन होता है, एक साथ रहते हैं, तो लोग आज के डेट में बिना मैरिज के भी साथ रह सकते हैं. व्हेन वी डिस्कस अबाउट लिव इन रिलेशनशिप विल टॉक अबाउट इट. लेकिन हाँ, देयर इज एन अल्टरनेटिव टू इट, सो दैट शुड नॉट बी द सोल रीजन टू गेट इन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन करियर, ये भी काफ़ी बारी होता है, स्पेशली फॉर द वुमेन. दे हैव टू मूव आउट फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन टू सम अदर प्लेस आफ्टर मैरिज, और उस केस में पूरा डिस्टॉर्शन हो सकता है. ठीक है, और वो एक करियर पाथ जो वो करना चाहती थी, दे माइट नॉट बी एबल टू डू इट. सो इस केस में वो उनकी ग्रोथ को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है. मैरिज इज बेसिकली एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस टू इट. सो वो आप कह नहीं सकते कि इट इज़ वेरी गुड फॉर देम, मतलब नीदर बैड, और अब यहाँ पे इस केस में गुड भी नहीं है. देन इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डाइवोर्स भी आज के केस में इतने बढ़ रहे हैं, तो ये जो सैंक्टिटी है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, दैट इज गेटिंग डिमिनिश्ड, दैट यू कैन मेंशन. देन चॉइसेस,
अब चॉइसेस की बात करें तो कई बारी आप ये सुनने को मिलेगा कि अच्छा लोग क्या कहेंगे, तुम अभी 25 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, यू डिडंट गॉट मैरिड एंड ये वो ये सारी चीज़ें होती है। कुछ लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है, कुछ को नहीं पड़ता। तो ये सोसाइटल प्रेशर जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, दे कैन स्टे सिंगल एज लॉन्ग एज दे वॉन्टेड टू। तो ये वाला फैक्टर भी अब प्ले नहीं कर रहा है कि हमें सोसाइटी को दिखाने के लिए शादी करनी है, ठीक है। देन अडॉप्टिंग किड इज़ नो मोर कंसिडर्ड एज अ टैबू। अब आप बात करें कि अच्छा ठीक है, हमें अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो आप बुढ़ापे के सहारे लेने के लिए आज के डेट में आप चाहे अडॉप्ट कर लो किड्स, और इवन यू कैन सी इन एंड अराउंड की जो आज के डेट में सेलिब्रिटीज़ है, दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर IVFs और सरोगेसी। तो बहुत सारे वेज हैं by which you can fulfill the dreams of being a parent, right? Then ये काफ़ी expensive affair भी है of course, कि शादी करना अपने आप में एक बहुत खर्चीला मामला है। So because of that again वो बहुत important नहीं है, but yeah that is also taken into consideration somehow. तो आप इस तरीके से अपने आंसर को बैलेंस आउट कर सकते हैं, and you can conclude based upon it, ठीक है। नाउ मैरिज पेमेंट्स की आप बात कर लेते हैं। सो मैरिज पेमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक ब्राइड सर्विस, ब्राइड प्राइज, एक्सचेंज ऑफ फीमेल्स, गिफ्ट एक्सचेंज, डाउरीज एंड इनडायरेक्ट डाउरीज, ठीक है। अब ये ब्राइड प्राइस क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, डाउरी, इनडायरेक्ट डाउरी, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। देन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑकरेंस ऑफ मैरिज पेमेंट। सी, अब चूंकि आप इनके बारे में तो पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ इसके पीछे का जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। मेजरली यहाँ पे जो हमारा फोकस है दैट वुड बी अपॉन द ब्राइड प्राइस एंड द डाउरी। सो सी, ब्राइड प्राइस के केस में क्या होता है, इट गोज फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली टू द ब्राइड्स फैमिली, और डाउरी के केस में क्या होता है, इट गोज फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली। एंड प्रेजेंट इस सोसाइटी की हम बात करें तो आपने ब्राइड प्राइस काफ़ी कम सुना होगा, राइट। सो दैट इज़ बिकॉज ये जो ब्राइड प्राइस है ये आपके ट्राइबल कल्चर या प्रिमिटिव कल्चर का पार्ट माना जाता है मोस्टली। एंड जो डाउरी है वो आपको मॉडर्न डे सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में देखी जाएगी। लाइक हुगीज ने बताया था, ड्यू टू द हिस्टोरिकल एब्सेंस ऑफ ब्राइड प्राइस इन द ग्रीस एंड रोम, it is an important demarcation of the complexity of the Greco-Roman civilization, because as we said कि जो डाउरी है that is part of the complex civilization, not the bride price. ब्राइड प्राइज आपको सिंपल प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज़ में मिलेंगी, और हुगीज ने भी ये चीज़ कही थी, एंड ही मैंशन कि ग्रीस और रोम इन सिविलाइजेशंस में, इन एम्पायर्स में देयर वाज नो सच ब्राइड प्राइस। तो इसीलिए आप इनकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज जस्ट एन एनेक्डोट दैट ही मैंशनड दैट यू कैन कोरिलेट विद। देन अगर हम प्रिवेलेंस ऑफ ब्राइड प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी एक ओल्ड कस्टम है दैट एग्जिस्टेड अराउंड 3000 BCE, और ये आपके एंशियंट सिविलाइजेशन लाइक इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, हिब्रू, आपको इनमें ब्राइड प्राइस का मेंशन कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। देन जर्मैनिक ट्राइब्स जो कि 2000 BC में एग्जिस्ट करते थे, दे रूल द वेस्टर्न यूरोप, इनके यहाँ भी ब्राइड प्राइस आपको इसके एविडेंसेस मिलेंगे। और बेसिकली मुस्लिम मैरिज लॉज जो होते हैं उनके अंदर भी निकाह के दौरान उनको कुछ ब्राइड प्राइस पे करना होता है, दैट इज़ व्हाट द कस्टम बीइंग फॉलोड आउट देयर। और इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आपको मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, बिकॉज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आपको बहुत ही इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्रीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ऑटोमन एम्पायर में, अफगानिस्तान में, इन जगहों में यू विल फाइंड सच अ काइंड ऑफ एन प्रैक्टिसेस। और सबुनुन जो कि एक फ़िलिपीन में एक जगह है, यहाँ पे आपको मिलेगा सच एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राइड प्राइस, जहाँ पे जो एनुअल इनकम होती है ग्रूम की उससे भी काफ़ी 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा ब्राइड प्राइस रखी जाती है। मतलब वो ग्रूम 3-4-5 साल में जितना कमा लेगा लगभग उतना उसका ब्राइड प्राइस माना जाता है। देन वैरायटी ऑफ करेंसीज और गुड्स यूज़ किए जाते हैं इन पेइंग दी ब्राइड वेल्थ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेंडियर्स भी दिए जाते हैं ब्राइड वेल्थ में बाय द रेंडियर हर्डिंग चुकचीज़, शिप्स का भी आदान प्रदान होता है। देन कैटल्स आर गिवन बाय द न्यूअर्स ऑफ मसाई एंड संबुरू ऑफ अफ्रीकाज। तो उनके जो कल्चर में जो एक प्रोमिनेंट चीज़ होती हैं वो उसको भी दे सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि पैसे ही देने हैं, ऑलराइट। जैसे अफ्रीका की कुछ कैटल हर्डिंग सोसाइटीज़ हैं
और जो ट्राइब्स है उनका बेसिकली रेशनल ये होता है फॉर द ब्राइड प्राइस कि जो वुमेन होती है जनरली दे आर द वन हु लुक्स आफ्टर द कैटल, राइट? सो वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए द लेबर दैट शी इज़ डूइंग इन टेकिंग केयर ऑफ द कैटल एंड अदर थिंग्स, तो उसे कंपनसेट करने के लिए बेसिकली दे आस्क फॉर द ब्राइड प्राइस, और वो कैटल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मतलब बातें कंसीडर की जाती हैं, लाइक फर्टिलिटी ऑफ द एनिमल, फर्टिलिटी ऑफ द वुमन गेटिंग मैरिड, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए दे डिसाइड अपॉन द होल थिंग कि ब्राइड प्राइस क्या होगा, ठीक है? और चूँकि कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ भी है जो कैमल रियरिंग करते हैं, और कैमल रियरिंग एंड जो कैटल रियरिंग है इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, मतलब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है उसके रेंजेस में भी काफ़ी डिफरेंसेस होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे ये पता कर पाना कि ब्राइड प्राइस एक कैटल रियरिंग सोसाइटी को कितना दिया जाएगा और कैमल रियरिंग को कितना दिया जाएगा, ये आपस में भी अपनी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। डाउरी की भी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट फेनोमेना ही है। इन द ग्रीक रोमन सोसाइटीज़ भी आपको डाउरी के प्रेवलेंसेस देखने को मिल जाएंगे। और ऑल्दो यूरोप के कुछ अदर पार्ट्स में ब्राइड प्राइस का चलन था, बट हाँ, डाउरी वॉज ऑल्सो एग्जिस्टेंट, राइट? और आज के डेट में भी अगर आप इसको समझना चाहें तो डाउरी आप बेसिकली एक वुमेन जितनी डाउरी अफोर्ड कर सकती है, और द पेरेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन जितनी डाउरी अफोर्ड कर सकते हैं, द मोर रिचर और द मोर प्रोस्पेक्टिव ग्रूम दैट यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक कि आपको आईएएस के लिए इतना पे करना पड़ेगा, डॉक्टर के लिए इतना पे करना पड़ेगा, एंड सो एंड सो। एंड इवन इन इंडिया आप बहुत सारे स्टेट्स देखेंगे लाइक बिहार, झारखंड, इन जगहों पे डाउरी का प्रेवलेंस आज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और इन सम सोसाइटीज़ वहाँ पे वो गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ एग्जिस्टेंट, ठीक है? ऑल्दो अगेन इट इज़ इलीगल, बट इट हैज़ अ वर्चुअल प्रेजेंट आउट हियर इन द वर्ल्ड। वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन अ ट्राइबल सोसाइटी। सो बेसिकली ये आपको उन तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिससे शादी फिक्स की जाती है, शादी की जाती है, राइट? सो फर्स्ट अमंग देम इज मैरिज बाय नेगोशिएशन। सो मैरिज बाय नेगोशिएशन जो आप सिंपल प्रैक्टिस में देखते हैं, द ब्राइड एंड द ग्रूम पेरेंट्स टॉक टू ईच अदर, दे रीच ऑन टू सम कंसेंसस, एंड देन दे टेक अप द थिंग फॉरवर्ड, ठीक है? तो ये है। और अगर आप स्पेशली ट्राइबल सोसाइटीज़ का इसमें मेंशन करना चाहें, सो देयर आर मैनी लाइक इतोरीज ऑफ कॉन्गो रीजन ऑफ अफ्रीका, सिवाई ऑफ सोलोमन आइलैंड, और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स जो हैं, एंडमानीज ऑफ अंडमान आइलैंड, ये जो सारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो एग्जिस्ट करती है बेसिकली लाइक द हिंदू सोसाइटी इन इंडिया, यहाँ पे आपको मैरिज बाय नेगोशिएशन वाला थीम देखने को मिलेगा। और इन्हीं थीम्स में एग्जिस्ट करता है आपका ब्राइड प्राइज, डाउरी, ब्राइड वेल्थ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? Even bride service. Bride service basically we didn't mention out there. Bride service I would like to mention यहाँ पे छोटा सा। ब्राइड सर्विस के केस में ये होता है कि अगर आपको शादी के लिए जो ग्रूम होता है, द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, द ग्रूम हैज़ टू डू सम सर्विस एट द ब्राइड्स हाउस, ठीक है? शादी से पहले ही हैज़ टू परफॉर्म सम ड्यूटीज़, हो सकता है वो घर के काम कर ले और ये सारी चीज़ों को कर दे। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्राइड प्राइस। सो ये आपके मैरिज नेगोशिएशन के अंदर ही कवर हो जाता है कि मैरिज नेगोशिएशन के दौरान ये सारी चीज़ों का निपटारा कर लिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, कैसे की जाएगी, ठीक है? देन मैरिज बाय एक्सचेंज। मैरिज बाय एक्सचेंज भी एक फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन सिस्टम ही है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर द ब्राइड प्राइस और द ब्राइड वेल्थ विच एवर इज एप्लीकेबल टू सोसाइटी इज वेव्ड ऑफ बाय मैरिज थ्रू एक्सचेंज। यानी कि ये वही वाली बात हो गई कि दो फैमिलीज ने आपस में, दो भाई बहन थे दोनों साइड में, और दोनों ने आपस में शादी कर ली, तो ये एक्सचेंज हो गया। तो किसी ने ना कुछ लिया, किसी ने ना कुछ दिया, ठीक है? तो आप ये जनरली आज के डेट में सोसाइटीज़ में भी देखते हैं, प्रेजेंट डे सोसाइटी में। लेकिन अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में, मेलानेशिया में, टिवेज ऑफ नाइजीरिया, ये सारे इन टाइप की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया की बात करें तो गॉन्स, बाइगाज, कोयाज, ये सारे कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं दैट प्रैक्टिस सच अ काइंड ऑफ एन मैरिज बाय एक्सचेंज। देन मैरिज बाय सर्विस की अगर हम बात करें तो ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स में मिल जाएगा इन इंडिया। इसमें जो नागाज है ऑफ नॉर्थ ईस्ट, द ब्राइड वेल्थ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द मैरिज नेगोशिएशन, एंड इफ द ग्रूम्स पार्टी इज नॉट एबल टू पे द ब्राइड वेल्थ देन द कंपनसेशन इज थ्रू सर्विस, जो हमने अभी जस्ट बात की थी अबाउट द ब्राइडल सर्विस, ब्राइड सर्विस, कि उसके घर पे जाके वो काम करता है, चीज़ें करता है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक खेतों में काम करना हो सकता है, उसके बकरियों को चराना हो सकता है, सच अ काइंड ऑफ एन थिंग इट कैन हैपन, ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड मैरिज बाय सर्विस। देन मैरिज बाय प्रोबेशन। मैरिज बाय प्रोबेशन के अंदर ये होता है कि जो
कंसेंट होता है और द ब्राइड्स पेरेंट्स अलॉन्ग विद द गर्ल्स कंसेंट वेर इन द ग्रूम स्टेज एट द ब्राइड्स प्लेस ऑन अ ट्रायल बेसिस, ठीक है। और ये कहीं कहीं पे वाइस वर्सा भी होता है कि ब्राइड ग्रूम के यहाँ जाके रही या ग्रूम ब्राइड के यहाँ जाके रहे, एंड देन दे सी whether they are like compatible to each other or not, and then they will further decide upon कि हाँ उनको शादी करनी है या नहीं करनी है। then cookies of Manipur of India follow such a kind of an marriage practices, ठीक है। then marriage by capture basically अगवा करके शादी कर लेना is kind of that। so ये आपको यहो मामा ऑफ वेनेजुला जो साउथ अमेरिकन में आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी। नॉर्दर्न ब्राज़ील में भी आपको इस टाइप की प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। नागाज ऑफ नागालैंड इन इंडिया practice such a kind of a thing, and such a situations ascribed as physical capture। of course लड़की को वो उठा लेते हैं एंड देन शादी कर लेते हैं। और आपने ये भी सुना होगा लाइक बिहार के कुछ जगहों पे लड़कों को उठा लिया जाता है एंड देन ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, ज़बरिया शादी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ एन मैरिज बाय कैप्चर ओनली, ठीक है। देन मैरिज बाय इंट्रूजन के अंदर when a girl forces her way into the boys' house and forces him to accept her as his spouse। see intrusion और capture में थोड़ा अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसमें लड़की ज़बरदस्ती लड़के के घर में जाके रहती है एंड देन शी इंसिस्ट कि आई वांटेड टू मैरी दिस बॉय ओनली। और ये आपको बिरहौर एंड हो ऑफ बिहार के जो ट्राइब्स है इसमें देखने को मिल जाएगा, एंड कमराज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये आप सारी चीज़ें इमेजिन करेंगे ना, अगर आपने हिंदी मूवी देख रखी होगी तो you'll find such a kind of a thing happening out। नेक्स्ट इज मैरिज बाय ट्रायल। इसमें जो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम होते हैं दे हैव टू शो देयर स्ट्रेंथ कि उनमें कितनी ताकत है, वो क्या कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू हैव सीन महाभारत एंड रामायण जहाँ पे स्वयंवर हुआ करता था और महाभारत के अंदर एक मछली की आँख पे निशाना लगाना था, दैट इज़ हाउ शोज द स्किल्स ऑफ अर्जुन, राइट। एंड सिमिलरली रामायण में भी आपको देखने को मिला था। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कंसीडर एज मैरिज बाय ट्रायल। और आपको अगर मैं ट्राइबल्स ऑफ इंडिया की बात करूँ सो भील्स ऑफ राजस्थान और नागालैंड के नागाज, उनमें आपको इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि वो तीर चलाना और ये हो सकता है बहुत सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन मैरिज बाय इलोपमेंट, सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, भाग के शादी कर लेना। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस आपको कार्बीज ऑफ कार्बी आंगलोंग के जो ट्राइब्स है आसाम में उनमें मिल जाएगी देखने को। देन हम अर्बनाइजेशन का मैरिज पे क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सी इसमें भी सिमिलर टू जैसे हमने सोशल इंस्टीट्यूशन को समझा था, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें कि आपको आंसर अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आंसर कैसे लिखना है, तो यू कैन मेंशन सम ऑफ द फील्ड स्टडीज दैट इज़ डन। अगर क्योंकि ये तो बहुत जेनरिक चीज़ें हैं, आपको अर्बनाइजेशन और मैरिज के बारे में आई अंडरस्टैंड कि आप आराम से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट इफ़ यू सब्सटेंशिएट योर आंसर विद सम वैलिड पॉइंट, सम ग्राउंड स्टडीज, दैट विल मेक योर आंसर मच मोर क्रेडिबल। जैसे गिरिराज गुप्ता ही इज़ बेसिकली सोशोलॉजिस्ट, तो इन्होंने कुछ स्टडीज़ करी हैं अपॉन दी सिस्टम ऑफ मैरिजेस इन राजस्थान विलेज। तो इनका ये कहना है कि आज के डेट में जो मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन है और जो फॉर्म ऑफ मैरिजेस होने लगी है उसमें काफ़ी लीनियंसी भी है, ठीक है। जैसे कि आपको इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर कम्युनल मैरिज, इंटर रीजनल मैरिज, इवन इंटर रिलीजियस मैरिज भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, जो कि आज से 15-20 साल पहले ये सारी चीज़ें आपको इतनी प्रिवेलेंट नहीं दिखती। जाहिर सी बात है आज से 15-20 साल पहले जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन आज के डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो दैट यू कैन मेंशन, ठीक है, कि कैसे चेंज आ रहा है विद द चेंजिंग इन द सोसाइटी, विद द चेंज इन अर्बनाइजेशन, विद द इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। उसी तरह से सीती कानन ने भी एक स्टडी करी थी अमंग्स द अबाउट द इंटरकास्ट एंड द इंटर कम्युनिटी मैरिज बॉम्बे में। तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप्स को स्टडी किया था और वहाँ पे भी सिमिलर उनका रिजल्ट ये था कि आज के डेट में इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। और इसका जो ओवरऑल आप इन दोनों स्टडी से निकाल के ला सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला, ऐसा क्यों हो रहा है। अर्बनाइजेशन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से और कौन से डायमेंशंस है जिनमें चेंजेस आ रहे हैं और जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट अमंग दम इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन क्या है कि आज के डेट में लड़के लड़कियां दोनों ही हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पे जाहिर सी बात है उनकी जो माइंड की ब्रॉडनेस है वो भी डेवलप हो रही है, एंड दैट इज़ वाई दे आर लाइक बीइंग एबल टू कन्विंस द पेरेंट्स इन अ वे कि हाँ सच अ काइंड ऑफ एन मैरिजेस आर नॉट अ टैबू एट ऑल, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके टू डू दैट, ठीक है।
तो ये आपके एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. देन डिसीजन मेकिंग. सी डिसीजन मेकिंग आज की डेट में लाइक we as a generation are more able to take our own decisions in compare to our parents. उनको अपने टाइम के अपने टाइम में इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी द वे वी आर गेटिंग, कि आपको क्या करना है नहीं करना, यू कैन डिसाइड ऑफ योर ओन राइट. सो ये जो काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अप्रोच आपको आज की डेट में मिला है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन. ठीक है, जैसे जैसे चीज़ों में बदलाव आया और बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन करते हैं, इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली आइसोलेटेड ऑन इट्स ओन. देन कॉस्ट की अगर बात करें, सो देयर मेनली लैक ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस इन द पार्टनर वेयर दीज फैक्टर्स वर फेवरेबल. The parents has given their consent and cooperation with the marriage, ignoring caste differences. Thus, education and socio-economic background plays matter more in than caste. See, एक चीज़ ये भी होती है कि अच्छा जो लोग वेल सेटल होते हैं एंड दे आर लाइक फाइनेंशियली नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी वन, तो आपस में अगर वो अपनी मर्जी से शादी भी करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज दे कंसीडर कि ओके आज के डेट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू कंसीडर, और अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो दैन दैट इज़ ओके. और ये कैसे फुलफिल हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको जॉब्स आज के डेट में अवेलेबल हो रही हैं एंड यू आर लाइक बेटर एबल टू यू नो मोनेटाइज योर स्किल्स. तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स प्ले इन कर रहे हैं. देन कॉन्जुगल रिलेशनशिप. कॉन्जुगल रिलेशनशिप से आपका ये है, एक आपने नया कंसेप्ट देखा होगा वाइफहुड का, कि आज के डेट में जो लड़कियां गांव में भी होती है, शादी कर रही होती हैं एंड दे वांटेड टू कम अलोंग विद देयर पेरेंट्स एंड लिव इन द बिग सिटीज़. आप आज के डेट में देखेंगे जो पहले के ज़माने में माइग्रेंट्स हुआ करते थे, दे यूज टू कम एंड स्टे अलोन इन द सिटीज़. आज के डेट में इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, ठीक है, दे डोंट स्टे अलोन बिकॉज द वाइफ डिड नॉट वांट टू स्टे बैक. और उसका रीज़न दूसरा ये भी है कि आज के डेट में आपको, पहले वो इसलिए गांव में रुका करती थी क्योंकि उनको खेती बाड़ी देखनी होती थी, गाय चरानी होती थी, इन सारी चीज़ों के लिए. आज के डेट में ना तो खेती बाड़ी है ना तो गाय है, तो वो करेंगे क्या गांव में रह के, इसलिए वो शहर आ जाती हैं, शहर आके काम करती हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. देन मैरिज एज की अगर हम बात करें, सो मैरिज एज में भी काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, चेंज आया है, और ये इसका भी ऑफ कोर्स रीज़न तो अर्बनाइजेशन ही है कहीं ना कहीं. सो इसी तरीके से आप कुछ ये जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, इनको यूज़ करके यू कैन फ्रेम गुड आंसर ऑफ योर ओन and you can you know basically revise it before the exam, because ये कुछ ना important points है, क्या पता आपको question पूछ लिया जाए, and if you have like a well prepared answer of your own, you'll be better able to write it. देन हम एट द एंड लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं. सो सी अगेन वी आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग और वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीथिंग. तो हम अब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख के देख लेते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू बैलेंस योर आंसर एंड प्रेजेंट इट. तो सबसे पहले तो आप लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं. सो लिव इन रिलेशनशिप क्या है, इंडिया में ऑलरेडी ये ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है, मतलब इट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस, लेकिन हाँ सोसाइटल नॉर्म्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे लोग इसको एक्सेप्टेंस आज की डेट में भी इंडिया में आपको नहीं मिलेगी. ठीक है. देन आपके जो कपल्स है, दे कोहैबिट रेदर देन मैरी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड दे मे वांट टू टेस्ट देयर कंपैटिबिलिटी बिफोर दे कमिट टू द लीगल यूनियन. सो आप ये इसके कुछ फैक्टर्स बता सकते हैं, लाइक व्हाई पीपल गो फॉर लिव इन रिलेशनशिप. अगर उनको इतना ही लगता है दैट they wanted to live together, why don't they get married? So you can mention ki of course they wanted to have a compatibility check ki whether they are like able to be with that person for the lifelong or not. Then they may want to maintain their single status for financial reason, ये भी हो सकता है. career choices भी होते हैं, because once you get married there are like so many other responsibilities that comes into play, so because of that they may want to have some space of their own. और इसके वजह से देन हम अगर एडवांटेजेस की बात कर ले तो क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. सबसे पहला एडवांटेज ये हो सकता है दैट यू डोंट नीड टू स्टिक टुगेदर इफ बोथ पार्टनर्स आर रियली इनकम्पैटिबल. मतलब आप वो डाइवोर्स के झंझट से तो बच सकते हैं, बिकॉज डाइवोर्स इन इटसेल्फ आपको एक सोशल टैबू भी होता है, प्लस डाइवोर्स का जो ट्रॉमा होता है दैट इज़ अगेन लाइक मच मोर कि आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद सेपरेट हो जाए. ठीक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज दैट यू कैन राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेदर द लिव इन रिलेशनशिप शुड बी अलाउड इन द सोसाइटी और नॉट. सी अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इसका कोई एक वैलिड आंसर नहीं है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. हमें से कुछ बोलेंगे ठीक है होना चाहिए, कुछ बोलेंगे कि नहीं दिस इज़ नॉट करेक्ट, आप शादी ही क्यों नहीं कर लेते. ठीक है. सो अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की बात करें, सो
अगेन कि हाँ, अगर दो लोग आपस में दे हैव सच काइंड ऑफ एन इंटीमेसी एंड दे सच काइंड ऑफ एन अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, दे शुड गेट मैरिड. बट आज की डेट में जो 21st सेंचुरी में जो वेस्टर्नाइजेशन है, सो दे आर लाइक अ कॉमन सेइंग, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग. और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें अपने वेस्टर्न कल्चर को तो अपना ही चुके. लाइक वी ड्रेस इन अ वेस्टर्न वे. आज की डेट में आप जो भी कपड़े पहनते हैं, इट्स मोर लाइक आप फ्यूज़न मान सकते हैं, बट हाँ, वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस तो हुआ ही हुआ है. चाहे वो हमारी फूड हैबिट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे हमारे मैनर्स हो, दे ऑल हैव सम और द अदर इम्पैक्ट्स ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन. तो ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट वेस्टर्नाइजेशन. तो अगर हम बाकी सारी चीज़ों को वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ उसके साथ ये भी तो आएगा. और आज के डेट में जो यूथ है, उनका एक अपना ओपिनियन है, अपनी समझ है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, उनकी करियर, उनके फाइनेंसेस. तो इस वजह से यू कैन नॉट जस्ट मेक देम हैव इन अ रिलेशनशिप दैट दे आर नॉट रेडी टू बी इन. तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हाँ, दैट इज़ हाउ द लिव इन रिलेशनशिप हैव सम लेवरेज. और वेस्टर्नाइजेशन की जो इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, वो आपके लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप वेस्टर्नाइजेशन की बाकी चीज़ों को अपना रहे हो, तो आप इसको भी एट अ टाइम अपना ही सकते हो. बट द क्वेश्चन इज वेदर और नॉट लिव इन रिलेशनशिप आर राइट और रॉन्ग. द क्वेश्चन अराइजेज दैट have Indians totally forgotten their own culture and its significance? See, so अब घूम फिर के बात वहाँ पे आ जाती है कि ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की, हम लिव इन रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन अब अगर कल्चर को यहाँ पे पिक्चर में ले आते हैं, देन यू कैन से कि हाँ, इंडियन कल्चर में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, बिकॉज इंडियन कल्चर में मैरिज का एक अपना ही अलग इम्पॉर्टेंस है एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. देन दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप इज़ काइंड ऑफ एन नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो पर्पस है, द फंक्शंस ऑफ द मैरिज है, दैट इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड आउट हियर इन अ प्रॉपर वे. और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं एज मैरिज इज़ नॉट जस्ट अ यूनियन बिटवीन टू पीपल बट अ फैमिली. तो वहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, राइट? तो दैट इज़ हाउ यू कैन ओवरऑल जस्टिफाई, क्योंकि अगेन इसका कोई एक सिंगल आंसर तो होगा नहीं. और आप जितना अच्छे तरीके से खुद से लिख पाएंगे यूजिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, दैट वुड मेक योर आंसर मोर ब्यूटिफुल देन एनीथिंग एल्स. ठीक है? सो आई नो ये काफ़ी सो ये कंक्लूजन में यहाँ पे आई हैव मेंशन, सो दैट यू कैन मेंशन और यू कैन थिंक ऑफ योर ओन एज वेल. और ये लेक्चर आई नो काफ़ी बड़ा हो गया है, बट आई जस्ट वांटेड टू कवर इन वन गो ऑफ दिस मैरिज, so that you have the continuity and we don't lag behind. So I'll be coming up with the next lecture very soon, and thank you so much.